Hello my dear students, welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. This is Palak Rakhiani, your biology teacher. इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 6 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बिगिनर्स लेवल MCQ. MCQ यानी क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम नेशनल साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए इस चैप्टर को देख चुके हैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स में, और अगर नहीं देखा हो तो डोंट वरी, जाइए प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K till 12. सो लेट्स स्टार्ट. जर्नी बता देती हूँ कैसे चलेगी क्वेश्चंस की. जिन्हें आइडिया है वेल एंड गुड, जो नए आए हैं उन्हें बताती हूँ. MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कवर करते जाएंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन के होंगे 4 ऑप्शन, जस्ट लाइक इन योर ओलंपियाड. तो इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक, सिर्फ एक ऑप्शन होगा करेक्ट और बाकी 3 होंगे इनकरेक्ट. तो हम क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चंस को एक रिवीजन की तरह सॉल्व करेंगे. अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर टिक किया बाय बाय, हम रिवीजन भी करते जाएंगे साथ साथ में. ओके, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, और उससे पहले अगर जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में पहले ही आंसर बता देना. आंसर कैसे बताओगे? क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताते जाना. एंड लेट्स सी कि किसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट जाते हैं. सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग 2 or more different crops together in the same field is known as. आ जाइए, किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉप्स की बात. मतलब पार्ट 1 जो हमने देखा था वीडियो का, उसमें हम क्या कह रहे थे? प्लांट्स की पूरी स्टडी करी थी, क्रॉप्स की. अब क्रॉप में भी कितनी चीज़ें पढ़ी थी हमने. हमारा मेन जो कहते हैं ना मोटिव क्या होता है, जैसे ये वीडियो देखने का मोटिव क्या है, ताकि आप जो है चैप्टर 6 अच्छे से रिवाइज कर सको, प्रिपेयर कर लो NSO के लिए, इज़न्ट इट. तो वैसे ही इसमें मोटिव क्या है हमारा चैप्टर में? ये मोटिव है कि जितने भी फूड रिसोर्सेज हैं, क्रॉप्स हैं, उनको बेहतर कैसे बनाया जाए. और ये पता है, फूड रिसोर्सेज की बात नहीं है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, या कोई भी हम ना चीज़ें यूज़ भी करते हो, उसमें हमेशा हमें ना ऑप्शन देखना चाहिए कि कैसे बेटर हो सके हम एज अ ह्यूमन भी. तो अब इसमें ही क्रॉप्स की कहानी देखी थी हमने. तो क्रॉप्स होते क्या हैं भाई? बोलते हो प्लांट्स होते हैं, ये तो सही बात है, तो इनको नया नाम देने की क्या ज़रूरत, जब प्लांट्स एक नाम था. तो क्रॉप्स देखो हम इसलिए कहते हैं, जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस. प्लांट कुछ भी हो सकते हैं, बहुत टाइप के प्लांट्स हैं, लेकिन जब मैं क्रॉप कह दूँ ना, तो क्रॉप का मतलब होता है कोई बहुत ही बड़े फील्ड में हम एक टाइप का क्रॉप ग्रो कर रहे हों, है ना, एंड वो भी लार्ज क्वांटिटीज़ में, और उसका पर्पस क्या हो, यूजुअली सेलिंग का हो या प्रॉफिट का हो. आया समझ? तब हम उसे क्रॉप कह देंगे. सो इट इज़ नॉट रॉन्ग इफ़ यू कॉल इट एज क्रॉप, यू कॉल इट एज प्लांट, या क्रॉप प्लांट कह दो, ठीक है. बस ये है छोटा सा डिफरेंस जानने की ज़रूरत. अब ये इसकी कथा क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बात ही क्रॉप्स की करी है. इन्हीं क्रॉप्स को जो है हमारी कंट्री क्या बनाना चाहते हैं हम? सेल्फ सफिशिएंट. तो वैसे ही हम ये हमेशा देखते रहते हैं कि कैसे बेटर कर सके. जस्ट लाइक आप ये भी सोचते हो ना कि हम अपने पढ़ने की स्टाइल्स कितनी चेंज करते हैं, हर बार बेटर करें कि कम टाइम में हम अच्छे से पढ़ पाएँ. तो वैसे ही क्रॉप्स के लिए भी ये सोचा गया कि एक लिमिटेड फील्ड होगा हमारे पास. देखो लैंड वगैरह लिमिटेड रहता है ना, लिमिटेड फील्ड रहता है. हम चाहते हैं कि उस लिमिटेड फील्ड में लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करें. क्यों? क्योंकि कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा. और सबसे पहले तो ये जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जनता जो रुक ही नहीं रही है बढ़ना, तो जितनी जनता बढ़ेगी, जितने लोग बढ़ेंगे, उतनी भूख बढ़ेगी, यानी क्या, उतने ही फूड रिसोर्सेज चाहिए. और सिर्फ फूड रिसोर्सेज नहीं, मतलब हाई यील्डिंग तो हो ही, ज़्यादा मिले पर क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि कुछ ऐसी टेक्निक्स निकालते हैं. क्या सोचा? कि कुछ ऐसी टेक्निक्स निकालते हैं जिससे ये जो क्रॉप्स हैं ज़्यादा भी ग्रो करें और अच्छे से ग्रो करें. तो उन्हीं में से ये जो आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं ना, मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, दीज आर अ फ्यू मेथड्स जिनसे कहा गया कि बेटर हो सकती हैं चीज़ें. तो एक एक की कहानी देखो. मेरा मोटिव क्या है, अब ये क्वेश्चन है, देयर मे बी सम पीपल हु नो द आंसर ऑलरेडी, बट क्या आपको पता है दूसरे ऑप्शन आपने क्यों सिलेक्ट नहीं करे? तो वो जानो ना, बिकॉज इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि ऐसा सेम क्वेश्चन आपको दे दें NSO में, बट आई में से कि इसी क्वेश्चन में से कुछ चेंजेस करके दे देंगे. क्लियर है कि नहीं भाई? कॉम्पिटिटिव दे रहे हो तो इतना ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट जो बोला और वैसे लिख के दे दिया. वो ट्विस्ट एंड करेंगे, ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को. तो हमें क्या करना है, हमें रटना नहीं है,
हमें रटना नहीं है। हाँ मानती हूँ बायोलॉजी में ये टर्म्स बहुत वास्ट होते हैं, कभी कभार देखो ये चारों कोई ऐसे देखेगा ना नॉर्मली तो कहेगा सेम लग रहे हैं, बट हमें क्या है, हम थोड़ा उसको और अच्छे से समझेंगे ना तो क्लियर हो जाएंगी। तो इसी बात पे ज़रा जल्दी से आ जाओ इन दो चीज़ों पे, मैं इन्हें साइड बाय साइड बताऊंगी। क्लियर है? एक हो गया मिक्स क्रॉपिंग, क्या हो गया, एक मिक्स क्रॉपिंग और दूसरा हो गया इंटर क्रॉपिंग। और अगर पता भी है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से सुन लो, क्या जाएगा कानों में और ना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। मिक्स्ड यानी क्या, मिक्स का मतलब समझते हो ना, जैसे मिक्स कर देते हैं दो तीन चीज़ों को साथ में, मिक्स किसे करोगे, अरे दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी उसे ही मिक्स करोगे ना। जैसे दूध में हम डालते हैं चॉकलेट सिरप, दो चीज़ें हैं मिक्स किया, वैसे ही मिक्स क्रॉपिंग में भी कहानी देखो कुछ ऐसी ही है। इस क्रॉपिंग में हमने क्या सोचा, हमने सोचा यार फील्ड है इतना बड़ा, उसमें हम ऐसा क्यों करें कि एक ही टाइप की क्रॉप उगाएं, मतलब टाइम भी जाएगा और मान लो कभी ऐसी कोई कंडीशन आई जैसे ये जो क्रॉप है वो रेनी सीजन में अच्छा ग्रो नहीं करता, क्या बोला, ये रेनी सीजन में ग्रो नहीं करता, और मान लो किसी बोलते हैं ना बिन मौसम बरसात हो गई तो पूरी की पूरी क्रॉप्स गई, नुकसान ही नुकसान फार्मर्स का। तो इसीलिए हमने सोचा एक काम कर सकते हैं ना, फील्ड तो है ही, क्यों ना हम एक क्रॉप की बजाय दो या दो से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर लें। आइडिया आया ना, देखो पहला आइडिया किसी ना किसी के मन में तो आता ही है, तो ये आइडिया सोचा, हाँ यार फिर लगा कर तो सकते ही हैं दो या दो से ज़्यादा क्रॉप। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे तो सुनो, ये होगा कि अगर कोई भी क्रॉप मान लो जैसे मैंने कहा रेनी सीजन में खराब हो जाती है, अब दूसरी क्रॉप जो आपने उगाई है उसको कोई दिक्कत थी, मतलब मुझे बारिश बड़ी पसंद है, तो इन केस अगर वही बिन मौसम बरसात हुई तो क्या हुआ, पहली वाली क्रॉप खराब हो गई, भले ही दुख हुआ, बट दूसरी जो क्रॉप है वो तो बच जाएगी, विच मीन्स जो लॉस है उसका जो परसेंटेज है कम हो जाएगा। इज़न्ट इट, हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो इसीलिए हमने क्यों किया, हमने कहा कि लॉस जो है रिडक्शन इन लॉस, रिडक्शन इन लॉस यानी कि लॉस अगर किसी भी कंडीशन से होना हो तो ज़रूरी थोड़ा ना दोनों सेम नहीं हो, दोनों अलग होनी चाहिए, ये भी देखो, यानी दोनों की क्वालिटी अलग, किसी को बरसात पसंद हो तो दूसरी वाली को नहीं होनी चाहिए, जस्ट लाइक दैट। थोड़े डिफरेंसेस होंगे ना तो ग्रो करने में आसानी होगी, यानी कल्टीवेशन में। रिडक्शन इन लॉस ड्यू टू एडवर्सिटी, क्या बोला, कौन सी सिटी है मैम ये, एडवर्सिटी यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन, मैंने कहा ना बरसात या बहुत ज़्यादा गर्मी तो सह सके। अच्छा अब एक और पॉइंट बहुत अच्छा है इसमें, नो कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन यानी क्या, अगर कोई इंसान सेम चीज़, यानी किसी इंसान को दो तीन लोगों को अगर एक ही चीज़ चाहिए तो कंपटीशन बढ़ता है कि नहीं, बताओ। जैसे आपको NSO क्लियर करना है और बाकी जो आपके साथ पढ़ रहे हैं अभी उन्हें भी क्लियर करना है, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग में अगर अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हो, क्या बोल रही हूँ मैं, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हो तो क्या हो, एक बोलेगा यार मुझे नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, तो दूसरी क्रॉप तो अलग होगी, वो बोलेगी यार मुझे क्लोरीन ज़्यादा चाहिए, तीसरी बोलेगी मुझे बोरॉन। तो अब बताओ, जब किसी को नाइट्रोजन चाहिए, किसी को बोरॉन, किसी को क्लोरीन, तो क्या ये लड़ेंगे? ऐसे तो इन्हें नाइट्रोजन को दोनों तरफ से पकड़ के बैठ जाएंगे, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, नहीं, आराम से वो बोलेगा मैं नाइट्रोजन लेता हूँ, मुझे बोरॉन क्लोरीन से मतलब ही नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, कंपटीशन यानी लड़ाई कम हो जाएगी, वो अपनी चीज़ लेके निकल लेगा एंड दूसरा वाला अपनी। तो विच मीन्स इफ़ यू आर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तो कंपटीशन लेस होगा, कंपटीशन लेस होगा तो ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन होगी, यानी जितने हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। दिस इज मिक्स क्रॉपिंग। अब ये सवाल आएगा, मैं बताती हूँ आपके दिमाग में सवाल क्या होगा। अब इंटर क्रॉपिंग क्या है मैम, इंटर मिक्स मुझे तो एक जैसा लग रहा है, तो मान लो एक जैसा ही है, बस क्या डिफरेंस है, मिक्स्ड क्रॉपिंग ही होती है इंटर क्रॉपिंग में, बट व्हाट इज द डिफरेंस, डेफिनेट रोज में होती है। बिल्कुल अच्छे से सुनना है ना, क्योंकि ये डाउट पनपता है, आता है, जहाँ जहाँ डाउट आएगा मैं अभी से बता देती हूँ, तो अभी से सुन लो। क्या, मिक्स क्रॉपिंग ही है इंटर क्रॉपिंग, बट दैट इज डन इन डेफिनेट रोज, रेशियोज में होती है। मान लो रेशियो हो गया 1:1:2:2, ऐसे कोई क्रॉप्स उगा दिए आपने, समझे, जैसे 1:1 ही किसके नाम ले रही हूँ, जैसे वीट ले लिया आपने एक जगह, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऐसे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। एक जगह वीट ले लिया, एक जगह राइस ले लिया रोज में, देन अगेन हमने 2 बार वीट ले लिया, 2 बार राइस, देन हमने क्या ले लिया, रई ले लिया, बार्ले ले लिया, ऐसे रोज में ग्रो कर रहे हैं। है वो मिक्स्ड क्रॉपिंग ही, बट रोज में, डेफिनेट रोज में ग्रो कर रहे हैं। और मिक्स क्रॉपिंग में क्या है, हम नॉर्मली जो है क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं मिक्स्ड,
इधर इधर आसपास भी कर सकते हो और उसमें डेफिनेट रोज में, किसमें, इंटरक्रॉपिंग में। दैट इज द डिफरेंस दोनों के बीच में। समझ आया कि नहीं? मेन है मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग, इसे ही समझना था। अब इधर आता है, एक आता है मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो ये मिक्स्ड फार्मिंग टर्म का नाम नहीं दिया गया है। ओके, मिक्स फार्मिंग टर्म का नाम नहीं है। क्रॉप रोटेशन हमने देखा है इम्प्रूवमेंट में। क्रॉप रोटेशन बहुत ही सिंपल है। देखो डिफरेंस मैं बता देती हूँ, क्रॉपिंग और फार्मिंग। फार्मिंग बेसिकली जब हम कहते हैं ना, तो फार्मिंग का मतलब सिर्फ प्लांट से नहीं होता है, क्योंकि सुना है फिश फार्मिंग, इज इन फिश फार्मिंग, कैटल फार्मिंग हमने पढ़ा है ना एनिमल हस्बेंड्री में। तो फार्मिंग इज नॉट कन्फाइंड टू क्रॉप्स, और यहाँ क्वेश्चन है क्रॉप्स का, तो फार्मिंग मीन्स फार्मिंग यहाँ नहीं आएगा, समझी। अब आइए क्रॉप रोटेशन पे। क्रॉप रोटेशन, रोटेशन बोलो मैम, अर्थ वाला रोटेशन। रोटेशन यानी क्या होता है, जैसे बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल देती हूँ मैं, है ना। जैसे कि आप आ रहे हो स्कूल से, है ना, स्कूल से आते जाते हो बस में। अब बस में होती है विंडो सीट, जो है दुनिया की सबसे प्यारी सीट, सबको वहीं बैठना है। बट अब ऐसा तो नहीं है आप हर बार बैठ जाओ, आपकी फ्रेंड भी है, तो आप क्या करते हो, एक डील कर लेते हो। कौन सी डील करते हो? ऐसी डील करते हो कि भाई देख, जाते टाइम तू बैठना विंडो पे और लौटते टाइम मैं बैठूंगी। ओके, तो ये क्या होता है, मतलब आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, विंडो सीट का रोटेशन। क्या बोला मैंने, रोटेशन कर रहे हो ना, एक जना एक बार, दूसरा दूसरी बार, विच मीन्स, ये मेरा बताने का क्या सेंस था। रोटेशन मतलब क्रॉप्स में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, क्रॉप्स में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। यानी पहले हमने ये सोचा कि हमने लेग्यूम्स उगा दिए। व्हाट आर लेग्यूम्स? लेग्यूम्स ज़रा याद करिए, ये वही प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वही मटर वगैरह जो थे लेग्यूम्स। पहले हमने क्या किया, पहले हमने लेग्यूम्स उगाए। अब लेग्यूम्स उगाए तो लेग्यूम्स के जो रूट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, उनमें प्रेजेंट रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, सॉइल में बहुत ही मस्त न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, नाइट्रोजन वगैरह सॉल्युबल करके, बोलेंगे लो सॉइल लो, न्यूट्रिएंट्स लो, बहुत ही अच्छा काम करके जाएंगे। ये न्यूट्रिएंट्स डाल दिए इन्होंने। अब जो न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, इसके बाद हम लेग्यूम ग्रो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम नॉन लेग्यूम्स को ग्रो कर देंगे। हम क्या करेंगे, नॉन लेग्यूम्स को ग्रो कर देंगे। अब नॉन लेग्यूम्स कौन, जिनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। तो पर अभी ये जो आए थे इन्होंने काम कर दिया था कि नहीं, अभी मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, बहुत सारा नाइट्रोजन है। अब जब ये आए थे नाइट्रोजन देके गए सॉइल में, तो ये गए और इन्हें बना बनाया दिख गया। ऐसा नहीं होता है, बना बनाया खाना दिख गया जाके खा लो, तो इन्हें दिख गए बने बनाए वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन। इन्होंने कहा यार हमारे पास तो बैक्टीरिया नहीं है ऐसा, हम ले लेते हैं। इन्होंने ले लिया, यानी सॉइल क्या हो गई, कम फर्टाइल। अभी थी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल, कब थी ज़्यादा फर्टाइल, जब लेग्यूम्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाइट्रोजन फिक्स करके डाल दिया सॉइल में। अब जब ये आए नॉन लेग्यूम्स, तो सॉइल अगेन कम फर्टाइल होने लगी, पूरी तरह से नहीं बट हाँ ना, जैसे वो कंज्यूम करते जाएंगे तो कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने के लिए फिर से पहले लेग्यूम उगाए, फिर नॉन लेग्यूम, अब हम फिर से लेग्यूम्स ग्रो कर देंगे। क्या कर रहे हैं, फिर से। तो समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रोटेशन, लेग्यूम्स नॉन लेग्यूम्स फिर से लेग्यूम्स। तो ये आए, वही कहानी सुनाई दे रही होगी, नाइट्रोजन लेके आए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स किया, सॉइल को फर्टाइल बनाया, घूमते जाओ। और ये तो मैंने सिर्फ 2 कहानी बताई, ऐसे आप और भी अलग अलग तरह की चीज़ें ले सकते हो, सीरियल्स ले सकते हो, पल्सेस ले सकते हो, वो रोटेशन। सो दैट इज़ बेसिकली क्रॉप रोटेशन। व्हाई आर वी डूइंग दैट, उसके बहुत अच्छे अच्छे रीजंस हैं। देखो पहला रीज़न तो ये है कि जो है सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, जैसे आप लेग्यूम्स वगैरह लाते हो, है ना, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, सॉइल फर्टाइल रहती है। नेक्स्ट क्या है, कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है, कंपटीशन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे मैम कंपटीशन इसमें कैसे, ये मिक्स क्रॉपिंग तो है नहीं। तो देखिए अगर पहली बार में आपने लेग्यूम उगाए, तो मान लो लेग्यूम्स को कुछ और चाहिए, जैसे मान लो पोटाशियम चाहिए न्यूट्रिएंट, है ना, फॉर इंस्टेंस दे वांट मोर पोटाशियम, सो दे विल टेक द पोटाशियम फ्रॉम द सॉइल। ले लिया उन्होंने, अब सॉइल में पोटाशियम की थोड़ी सी कमी हो गई, ज़्यादा नहीं हुई एकदम। अब अगर सोचो लेग्यूम्स के बाद अगली बार आप फिर से लेग्यूम उगाते और उसको तो पोटाशियम चाहिए, तो पोटाशियम और कम 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 होते जाता। पर हमने क्या किया, हमने लेग्यूम्स की जगह नॉन लेग्यूम्स उगाए, अब उन्हें मान लो फॉस्फोरस चाहिए। तो ऐसा है कि एक ही न्यूट्रिएंट एकदम से कम नहीं हो जा रहा है। क्या बोला,
एक ही न्यूट्रिएंट एकदम से कम नहीं हो जा रहा है, फॉर विच सॉइल इज़ फर्टाइल एंड कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक और बढ़िया सी चीज़, जो पेस्ट्स होते हैं ना, पेस्ट क्या, जो इन क्रॉप्स को ख़राब करने आते हैं, पेस्ट हो गए, वीड्स हो गए, वो भी जो हैं कम होते हैं, पेस्ट्स वगैरह कम होते हैं। कैसे होते हैं कम? तो ऐसा है कि अलग अलग जो है आप उगाओगे क्रॉप्स, है ना, अलग अलग क्रॉप्स को कल्टीवेट करोगे, तो क्या होता है, इन्हें लगेगा अभी लेग्यूम आया था, चलो आया है, मैंने देख लिया, मैं आता हूँ। ये घर से बैग लेके निकले आने के लिए, देखा लेग्यूम तो कल्टीवेट हो गया, नॉन लेग्यूम आ गया, तो इन्हें लगा ये तो हमारी चीज़ नहीं है, ये तो हमें नहीं चाहिए, हम तो लेग्यूम के लिए आए थे, तो ये वापस चले जाते हैं। तो क्या कहानी है कि पेस्ट और वीड्स, इनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है ग्रो करने की। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, यानी इनको हम उगाते नहीं हैं, ये आ जाते हैं, वही नहीं, बिन बुले, लाइक क्या बोलते हैं यार, बिन बुलाए मेहमान, हाँ बिन बुलाए मेहमान होते हैं ये, वो होते हैं, आ जाते हैं ऐसे ही। तो वैसे ही ये क्रॉप्स को ख़राब करते हैं। अच्छा, आ तो जाते हैं, बोलो मैम क्या प्रॉब्लम है, मेहमान तो अच्छे होते हैं, पर ये मेहमान क्या करते हैं, ये जो है हमारी मेन क्रॉप है ना, जिसे हमने उगाया है, उसका ही न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ग्रो करते हैं इतनी सारी, और जो न्यूट्रिशन हम उसे देते हैं ये खा जाते हैं। तो ये वाले मेहमान थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, ठीक है। तो पेस्ट और वीड्स भी कम हो जाते हैं, समझ आया क्यों? तो ये था क्रॉप रोटेशन। अब जब इसकी कहानी हुई है तो जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड, टुगेदर इन द सेम फील्ड। अब इसमें क्या कहीं भी, सुनना मेरी बात, क्या कहीं भी डेफिनेट रोज दिया है? नहीं, डेफिनेट रोज नहीं दिया है, विच मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी मिक्स्ड क्रॉपिंग। लेट्स चेक इट। यस, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप समझ आया हो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ कैटल? नॉट, एक और क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव की, कंपटीशन की तरफ से एक वो कह सकती हूँ मैं टिप है। क्या टिप है? कि नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन हो उसमें नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स कहीं भी दिया होना ये पॉइंट, जस्ट एक सेकेंड अपना वेस्ट करना और क्या करना, उसमें ज़रा है ऐसे या तो अंडरलाइन कर लेना या सर्कल कर लेना। क्यों करना है मैम? तो क्या है, वेन एवर वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन, तो हमारा इतनी जल्दबाजी में होते हैं, एक तो प्रेशर रहता है, ओलंपियाड हमें टाइम पे कंप्लीट करना है, तो हम जल्दबाजी में यही भूल जाते हैं कि पूछा क्या था, नॉट तो नहीं पूछा था। तो नॉट पे ध्यान दो। बोल रहे हैं कि इन सब में से कौन सी एग्जॉटिक ब्रीड नहीं है, एग्जॉटिक ब्रीड नहीं है, तो मतलब बाकी 3 एग्जॉटिक हैं। अब एग्जॉटिक क्या है मैम? मतलब कैटल समझते हो ना, काउज, बफेलोज, ये कैटल्स में आते हैं। अब एग्जॉटिक यानी क्या? तो 2 टाइप की होंगी ब्रीड्स, एक होगी इंडिजीनियस और एक होगी एग्जॉटिक। इंडिजीनियस यानी क्या? वही देसी, देसी वाली जितनी भी ब्रीड्स होती हैं, यानी हम इंडिया वाले हैं तो हम इंडिया की ब्रीड्स बोलें। इंडिया या देसी ब्रीड्स जो होती हैं दोज आर इंडिजीनियस, यानी इन्हें कहीं बाहर से नहीं लाया जाता है, ये हमारी स्वदेश की होती हैं। ओके, इंडिजीनियस ब्रीड्स होती हैं, उसमें हमने काफ़ी सारे नेम्स देखे हैं। हमने क्या क्या देखे हैं? हमने देखे हैं रेड सिंधी, काफ़ी हैं, थारपरकार, साहिवाल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कुछ कुछ अपने कॉमन नाम लिखे हैं किसके? इंडिजीनियस स्पीशीज़ के। नेक्स्ट आ जाइए एग्जॉटिक पे। एग्जॉटिक समझ ही रहे हो, बाहर से आए हैं, ये फॉरेन वाले ब्रीड्स हैं भैया, अंग्रेज़ हैं ये, बाहर से आए हैं, फॉरेन से लाते हैं हम इन्हें, और जो है हमारी कंट्री में हम क्या करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करते हैं और इनको यूजेज में लाते हैं, इनसे बेनिफिट लेते हैं। अब बोलो बाहर से क्यों लाए मैम? तो होता है क्योंकि इनकी कुछ स्पीशीज़ हैं जिनमें हमें लगे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स, लाइक द कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए, वी आर विशिंग फॉर, वो इनमें होते हैं। लाइक मेनली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो एक्जॉटिक ब्रीड्स की कैटल्स हैं एंड इवन पोल्ट्री हैं, दे हैव अ क्वालिटी ऑफ गिविंग हाई यील्ड। ये वर्ड मैं इतनी देर से कह रही हूँ, यील्ड, ये क्या होता है? यील्ड इज़ बेसिकली, सिंपल भाषा में समझो तो प्रोडक्शन है, ज़्यादा चीज़ें देती है। जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए, मान लो मिल्क की बात है, तो मिल्क का यील्ड ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसीलिए। अब एक्जॉटिक ब्रीड्स के नाम भी बताऊंगी ना तो एक्जॉटिक ही लगेंगे बिल्कुल। जर्सी, होल्स्टीन फ्रीशियन, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीशियन, ब्राउन स्विस, ये सब नाम किसके हैं? एक्जॉटिक ब्रीड्स के। अब जब नाम बता ही दिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको आंसर बताना। इनमें से कौन सी एक्जॉटिक नहीं है? जर्सी इज़ एक्सॉटिक, होल्स्टीन फ्रीशियन इज़ एक्सॉटिक, साहिवाल इज़ इंडिजिनस। नाम सुन के ही समझ जाओगे मैम ये तो इंडियन नाम ही है, तो साहिवाल इज़ द करेक्ट आंसर। ब्राउन स्विस तो एक्सॉटिक ही है। ओके, करेक्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। The use of fertilizers in farming is an example of
डैश, नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है तो ये सुनो, उससे पहले फर्टिलाइजर्स की कहानी सुनो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा घुमावदार है, पता है। इसमें जो है, जो हमने पढ़ा है उसमें डायरेक्ट ये चीज़ नहीं दी थी, बट इनडायरेक्टली दी थी। वो कैसे दी थी तो सुनिए। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इसके लिए तो पहले ये तो जानो भाई, फर्टिलाइजर्स हैं क्या। फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, ये सब क्यों यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं ताकि जो हमारा क्रॉप है अच्छे से ग्रो करो, क्रॉप की ग्रोथ के लिए होता है। किसके लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए। क्या होते हैं इनमें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, ताकि जो प्लांट है, जो क्रॉप है, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो और इवन थोड़ा जल्दी हो। तो दो वर्ड इस फील्ड में आप देखोगे, मैंने अभी कहा था मैन्योर्स, तो बोलो मैम मैन्योर्स क्या है। मैन्योर्स ऑर्गेनिक वाले होते हैं, यानी वही जो काऊ, क्या कह सकते हैं हम, काऊ डंग है, चारा है और वेस्ट्स हैं, ऑर्गेनिक जितने भी, उन सबको मिला के बनता है मैन्योर। पर मैन्योर की बस प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक यानी क्या, जैसे मान लो किसी प्लांट में कमी है नाइट्रोजन की, देयर इज़ अ क्रॉप प्लांट, द क्रॉप प्लांट इज़ कंसिडर वीट, ओके, इसमें डेफिशिएंसी हो रही है नाइट्रोजन, पर्टिकुलर नाइट्रोजन की, बाकी सब भरपूर हैं, बढ़िया से हैं। हमने क्या किया, हमने इसमें अगर मैन्योर डाला, तो मैन्योर में क्या है, मिक्सचर है पूरा, कोई भी एक चीज़ नहीं है, सबका मिक्सचर है। एनिमल एक्सक्रीटा है, काऊ डंग है, और बाकी फॉडर वगैरह हैं, स्ट्रॉज हैं, ये सब डले रहते हैं। अब क्या हुआ, हमको चाहिए था नाइट्रोजन, मान लो मैन्योर में बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर हैं, जो मैन्योर डाला उसमें बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से थे, लेकिन जो चाहिए था वही नहीं था, नाइट्रोजन की कमी थी उसमें मैन्योर में, बाकी सब अच्छा था। विच मीन्स हमारा जो गोल था, मोटिव था, नाइट्रोजन बढ़ाना था, वो तो नहीं बढ़ा, बाकी न्यूट्रिएंट्स फालतू ही बढ़ गए। तो विच मीन्स मैन्योर आर रियली गुड, ऑर्गेनिक है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को डालना हो, या किसी एक ही न्यूट्रिएंट की कमी हो, एक दो जो पता है कि इसकी कमी है, तो उसके लिए मैन्योर्स आर नॉट गुड। सो दैट्स वाई वी स्विच्ड टू केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स। केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स क्यों, बिकॉज ये होते हैं, इनमें ये गुण हैं। कौन सा गुण, कि ये है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी जो फर्टिलाइजर्स आप देखोगे ना, ये बढ़िया बोरियों में मिलेंगे आपको, हाँ पैकेज में मिलेंगे, उनमें लिखा रहेगा कि दिस फर्टिलाइजर कंटेन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, और उसमें से भी बड़ा कॉमन ऐसा आपको दिखता होगा NPK। आपको तो क्या मतलब, फार्मर्स जो भी फार्मिंग फील्ड से हैं या उनके पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं जानते हो अगर, तो NPK करके ऐसे आता है। NPK क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, बहुत ही कॉमन फर्टिलाइज़र है, ऐसे करके मिलता है। और बाकी भी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो उसके फर्टिलाइज़र, तो ये होते हैं स्पेसिफिक। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या कहा, ये केमिकली यानी जो है आप प्रिपेयर करते हो, इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनकी, केमिकली आप इन्हें प्रिपेयर करते हो। अब जब प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ को, क्या लगता है, पैसा, भैया पैसा लगता है, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डाल रहे हो, उसकी पैकेजिंग वगैरह करनी है, क्वांटिटी निकालनी है, कि ये ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही डाल दिया नाइट्रोजन, क्वांटिटी भी होती है, रेशोज़ में प्रेजेंट रहते हैं। देखोगे NPK का रेशो भी दिया रहता है कि इतने इतने रेशो में है, तो मतलब पैसा तो लग रहा है भैया, पैसा है, मतलब ये कैसा है, दिस इज़ अ हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। कैन यू ऑल रिलेट टू दिस, इजंट इट, समझ आया क्या। फर्टिलाइजर्स केमिकली ग्रोन है, तभी केमिकली इन्हें बनाया जाता है, तो तभी ये क्या होते हैं, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। अब कुछ का सवाल होगा, बायो फर्टिलाइजर्स भी हैं, हाँ वो हमने बाद में लाए थे, बाद में यानी कि लाए थे इन द सेंस कि बाद में हमने सोचा था कि अब अगर इनसे इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ज़रा बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करें। इधर जो है, यहाँ कहीं बायो नहीं लिखा है, यहाँ फर्टिलाइजर्स की बात है, तो वो हम नॉर्मली जिन फर्टिलाइजर्स को कहते हैं ना, केमिकल्स वाले, उन्हीं की बात है। विच मीन्स द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। Clear? Let's move on to question number 4. The production and management of fish is called, a very simple question. अब लग रहा है कि एकदम बिगनर्स लेवल का क्वेश्चन है। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश, ये फिशेस वाली चीज़ हमने कहाँ देखी थी, पार्ट 2 में देखी थी, एनिमल हस्बेंड्री में। फिश फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, फिशेस को ग्रो करना, उन्हें कल्चर भी कर सकते हैं, या फिर उन्हें पकड़ के लाना, उनका यूजेज लेना, तो उसे हम क्या कहते हैं। आइए ज़रा, बहुत ही ईजी है, पता है बहुत ही ईजी है। फिश हमने एनिमल किंगडम में भी देखा है, कौन सी क्लास में आता है ज़रा बताओ। बोलो मैम क्लास 9th में। अरे वो वाली क्लास नहीं, जो हम पढ़ते हैं ना, किंगडम
फाइलम, देन हम वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं। वर्टिब्रेट्स में एक क्लास आती है जिसका नाम है पाइसेस। क्या नाम है? पाइसेस। सो बेसिकली पाइसेस का मतलब ही होता है फिश। क्या बोला? ये क्लास है पाइसेस जिसमें आती हैं फिशेस। तो अब आइए ज़रा इस नाम से रिलेटेड नाम आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल, पिसीकल्चर। करेक्ट। पिसीकल्चर इज द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस। पिसी कहाँ से आया? ऐसे ही नहीं ले आते हैं ये नाम, कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो ये कहाँ से लाए? पाइसेस है, वहाँ से पिसीकल्चर आया। अब अगर ये वंडर कर रहे हो तो देख लो, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, एक्वाकल्चर। यहाँ डाउट आ रहा होगा, यहाँ डाउट थोड़ा आ रहा होगा कि मैम एक्वाकल्चर फिर किसे कहा जाता है? तो एक्वाकल्चर में देखो, पिसीकल्चर में जब हम बात करते हैं मेनली फिशेस की, ठीक है, पिसीकल्चर में फिशेस की। एक्वाकल्चर में जो है सभी टाइप के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे फिशेस हो गए, प्रॉन्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, इन सबको एक्वाकल्चर कहेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा डिफरेंस है। कभी कभार क्या होता है, बच्चे फिश देख के एक्वाकल्चर कर देते हैं। नहीं नहीं, एक्वाकल्चर में अगर आपको सारे पूछिए, ऑयस्टर्स भी हैं और बाकी सारे मॉलस्क वगैरह जो भी आ जाएंगे उसमें सब कुछ, तो वो होंगे एक्वाकल्चर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। बट ओनली पर्टिकुलरली फिश, मछलियों की बात है तो पिसीकल्चर। अच्छा, एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर बी की कल्चरिंग है, यानी बी फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, मधुमक्खियों से रिलेटेड। सेरिकल्चर क्या है? दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्यों? सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। हमें मिल चुका है हमारा आंसर, दैट इज ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एपिस सेरिना इंडिका इज कॉमनली नोन एज डैश। एपिस सेरिना इंडिका, ये क्या है? ये साइंटिफिक नेम है। अब बोल रहे हैं कि इसका ज़रा हमें कॉमन नेम बताइए। तो कॉमन नेम में क्या क्या दिया है देखो, इंडियन काऊ, इंडियन बफेलो, इंडियन बी, नन ऑफ दीज। यहाँ आती है कहानी, यानी है तो इंडियन ही, इंडिकस लिखा, इंडिका लिखा आ रहा है, बट अब क्या है इसका कॉमन नाम? वेरी इजी। अभी पीछे क्या देखा था? पीछे कुछ ऐसा नाम बताया मैंने, एपीकल्चर। अच्छे से देखा था या नहीं? क्वेश्चन देखा था ना, एपीकल्चर था। एपीकल्चर में भी नाम में सब कुछ रखा है भैया, यहाँ नाम में सब कुछ रखा है। एपी निकाल लो ज़रा, वो पीने वाली एपी नहीं, ये वाली एपी, API, एपी निकाल लो। एपी वर्ड आया है एपिस से। एपी वर्ड कहाँ से आया है? एपिस से। ये जो एपिस दिख रहा है ना, और यही जीनस है किसका? बीज का, मधुमक्खियाँ, जिससे हमें मिलता है क्या? हनी। हनी मिलता है, वैक्स मिलता है। तो एपिस कम्स फ्रॉम द वर्ड, नहीं, एपीकल्चर कम्स फ्रॉम द वर्ड एपिस, जिसका मतलब होता है बी, यानी मधुमक्खियों की बात है। बहुत ही ऑब्वियसली समझ गए होंगे, एपिस सेरिना इंडिका इज इंडियन बी। तो अब एक और चीज़ जान लो, मैंने क्या कहा? किसी भी क्वेश्चन में सही आंसर बता दिया। इन्हें भी देख लो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि आपको इनके साइंटिफिक नेम आ गए तो, और हमने देखे हैं ये काऊ, इंडियन काऊ का साइंटिफिक नेम है बॉस। बॉस है ये भैया, बॉस इंडिकस, बस एक ही एस वाला बॉस है ये, बॉस इंडिकस। क्या है? इंडियन काऊ, हमारी जो देसी गाय है वो, और इंडियन बफेलो जो भैंस है, और उसका नाम बहुत ही मज़ेदार है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, ब्यूबैलिस, LIS आएगा, और ब्यू, ओके, LIU आएगा पहले वाले में। देखो यहाँ कंफ्यूजन करते हैं, ब्यूबैलस, ब्यूबैलिस, पहले वाले में U है, दूसरे वाले में I है, बस इतना सा डिफरेंस है। ये क्या है? ये है साइंटिफिक नेम इंडियन बफेलो का, हमारी देसी भैंस का। एंड एपिस सेरिना इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन बी। क्लियर है? लेट्स चेक। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। किस किस के पूछा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ऑप्शन दिए हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, या बोथ बी एंड सी, यानी बोल रहे हैं कि दोनों मैक्रो और फर्टिलाइजर हैं। तो आइए इसके लिए जानिए, इनका एक शॉर्ट नाम काफ़ी यूज़ किया जाता है, NPK। अब बोलो P कहाँ, K क्या है? तो ये इनके जो केमिकल नेम्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। क्लियर है? NP के नाम से बड़ा ही फेमस है, ये बहुत जगह दिखेगा। अभी जस्ट पीछे ही बताया था फर्टिलाइजर्स में, तो यानी इतना समझ गए कि हाँ मैम ये फर्टिलाइज़र है। तो क्या हम ये देखते ही आगे भागेंगे? नहीं, कभी ये गलती मत करना, नेवर। ऐसा कि नहीं आपने देख लिया एकदम से आंसर दिख गया करेक्ट एंड चलिए, बिल्कुल नहीं। इवन इफ़ यू हैव टू कैच अ ट्रेन तो भी मत करना ये, है ना। आराम से देना पेपर। ये आंसर दिख गया करेक्ट, बट बाकी ऑप्शंस भी हैं, बिकॉज एक में दिया है बोथ बी एंड सी,
तो वी नीड टू चेक कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। सारे ऑप्शंस पढ़ लो, फिर जो सही लगे तो ज़रूर करेक्ट करिएगा। फर्टिलाइजर्स तो हैं एनपीके, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बात आती है, 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हम देखते हैं। क्या बोला मैंने? 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स देखते हैं हम। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो। मैं मैक्रो और माइक्रो लिख रही हूँ सिर्फ, है ना, समझ जाओ। मैक्रो और माइक्रो का मतलब ही यही है। मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा और माइक्रो मतलब कम, विच मीन्स मैक्रो वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं बाय द क्रॉप या बाय द प्लांट, और माइक्रो वो हैं जो कम क्वांटिटीज़ में, बहुत ज़्यादा नहीं, कम क्वांटिटीज़ में रिक्वायर होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जब हमने पढ़ा था तो मैंने ना कोई ऐसा जिंगल टाइप नहीं बताया था। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, ऐसा कोई मेथड बता देती हूँ गाने वाला या कुछ भी बहुत ही फनी सा, तो क्या है हम याद कर सकते हैं। बट मैक्रो में पता है क्या है, मेनली जो हमारे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 याद रख लो। एनपीके तो होते ही है, मतलब ये मेन वाले जो हैं ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वैसे ही याद रखते हैं। एनपीके मैंने कहा था एक टाइम बाद हो ही जाएगा याद, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, दीज ऑल कम अंडर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, उससे पहले एक और कहानी, 17। क्या 17? कौन सा खतरा है मैम? 17 यानी टोटल जो न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं, जो ज़रूरी हैं, वो होते हैं 17, और उन्हीं 17 में बटे हैं मैक्रो और माइक्रो। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स याद करने का एक तरीका था, पता है, बहुत सिंपल है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट याद कर लो कि ये इतने ही हैं तो मैक्रो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि जो बचे वो मैक्रो होंगे, इजंट इट? तो ज़रा इधर आ जाइए, हम कहानी देखते हैं किसकी। हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कहानी। बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, एंड जिन्होंने पहले नोट डाउन नहीं किया हो शायद तो अभी कर लेना। वेरी इजी वे टू लर्न माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहले सिर्फ जिंगल ज़रा सुनिएगा। क्या बोला? पहले ज़रा सुनिएगा, फिर देखना कहीं ना कहीं इसमें मीनिंग निकलेगा। इसमें कहानी है मंडे मॉर्निंग की, वो मॉर्निंग जो सबके लिए बड़ी खतरनाक होती है, चाहे वो स्कूल वाले हो, नौकरी वाले हो, क्योंकि मंडे को उठ के जाना पड़ता है। पिछला दिन होता है संडे, मंडे को जाना पड़ता है। अब कुछ बच्चे हैं जो नहीं जाते हैं, तो टीचर कहती है, यानी मैं कहती हूँ, इतनी फैब मंडे मॉर्निंग है। मैंने क्या कहा यार? इतनी फैब मंडे मॉर्निंग है, इतनी फैब मंडे मॉर्निंग है, तुम लोगों को क्यों नहीं जाना स्कूल? तुम लोगों को क्यों नहीं जाना स्कूल? क्यों नहीं जाना क्लास? चलो स्कूल छोड़ दो, क्लास ही नहीं जा रहे हो, क्लास भी नहीं जा रहे हो, यानी क्या? इतनी फैब मंडे मॉर्निंग है, तुम्हें क्यों नहीं जाना क्लास? बोलोगे मैम अब इससे क्या मतलब है आपका, यहाँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गए? तो आइए इधर देखो, FE, ये जो फैब है, मैंने स्पेलिंग सबकी टेढ़ी मेढ़ी लिखी है। क्यों लिखी है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। FE ये जो दिख रहा है, दिस इज फेरस। फेरस यानी क्या? आयरन, मतलब एक माइक्रोन्यूट्रिएंट अचीव्ड आयरन है। ऐसे ही सारे हो जाएंगे। B स्टैंड्स फॉर बोरॉन। गेस कर पा रहे हो? MN, मंडे का जो MN है, दैट इज मैंगनीज, दैट इज मैंगनीज। अभी एक एक से पर्दाफाश होता जाएगा। देखो मॉर्निंग, MO जो है ना मॉर्निंग का, उसे निकालो, दैट इज मोलिब्डेनम, दैट इज मोलिब्डेनम। नेक्स्ट आइए, CU, सीधे सीधे दिख रहा है, क्यों नहीं जाना? CU क्या होता है? क्यूप्रस, दैट इज कॉपर। नी जाना, ये जो नी है ये निकल है। कहाँ निकलना है? अरे निकल, लोहे निकल एलिमेंट होता है, वो वाला निकल। जाना, जाना का ZN जरा ले लेना, दैट स्टैंड्स फॉर जिंक। और लास्ट, पहले मैंने कहा स्कूल, फिर मुझे याद है अरे स्कूल नहीं, क्लास नहीं जाना है इन्हें। तो क्लास यानी क्या? CL, CL स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का केमिकल नाम होता है। कहानी सॉल्व हो गई। ये जो इतनी डरावनी कहानी थी कि मैम कैसे याद करें नाम, बहुत आसान हो गया। आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकल, जिंक, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ज़रा बहुत ही सिंपल सी बात है, बताओ कि ये याद हो गए, है ना? ये याद भी नहीं करना है, सिर्फ ये इसको याद रखना है, इस लाइन को। फैब मंडे मॉर्निंग क्यों नहीं जाना स्कूल, ये लाइन बोली थी पलक मैम ने, इसे याद करो। तो इसी के अंदर खजाना है, नाम है। अब जब ये नाम आएंगे तो पता चल जाएगा ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और अगर इसमें से कोई नाम नहीं है तो ऑब्वियस है वो मैक्रो वाला है। क्लियर? इसमें कितने हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जरा काउंट करो। 1 2 3 4 5 6
7 and 8, यानी देखो मैंने तभी पहले 17 बताया, अब इसमें कितने आ गए 8, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं 9। तो मैंने सोचा कम वाले ज़रा याद रख लो तो ज़्यादा वाले ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, याद रखना अभी के लिए भी नहीं। चलो ये तो एक क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अच्छा, मेरा क्या मकसद क्या था ये बताने का, मेरा था कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम क्या कहीं भी आपको इधर दिखे या नहीं, हाँ या ना में बताओ। कहीं भी आपको दिख रहा है एनपीके यहाँ पे? बोलोगे नो मैम। मतलब कि एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आर टाइप्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी क्या? प्लांट को ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों चाहिए, इनकी कहानी भी सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली लीव्स की जो ग्रोथ है ना उसमें काम आता है ये लीव्स, हाँ हमारी जो पत्तियां हैं उनकी ग्रोथ में काम आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई टॉक अबाउट फॉस्फोरस वगैरह की बात करो, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। फॉस्फोरस ले लो तो जो हमारी रूट्स होते हैं उनमें काम आता है, फ्रूट ग्रोथ में भी काम आता है। पोटेशियम जो है ओवरऑल ग्रोथ है, केमिकल रिएक्शंस है, यानी इन तीनों को मिला के जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में दोगे तब जाके प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसमें कौन सा सही करें? दो को नहीं करना है ना, डी ऑप्शन में दिया है। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, सो वी विल मार्क ऑप्शन डी। क्लियर? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 सेज पैस्चरेज इज रिलेटेड टू डैश। अभी जो वर्ड आया है पैस्चरेज, जरा इसको समझे क्या है ये कहाँ आता है पैस्चरेज? पैस्चरेज बेसिकली ये फ्लावर से रिलेटेड कहानी है। किससे? फूलों से रिलेटेड। फूलों से कैसे? तो पैस्चरेज में क्या होता है, जो बीज होती है ना, मधुमक्खियाँ, हमें पता है ये क्या बनाती हैं, हनी बनाती हैं, वैक्स बनाती हैं। तो इन्हें ये सब बनाने के लिए क्या बोला, ये जो हनी बनाती हैं, चलो मेन हनी ले लो एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो हनी बनाती हैं इसके लिए मेन इन्हें क्या चाहिए? 3 रिक्वायरमेंट्स है, 2-3 रिक्वायरमेंट, उसमें 2 हम ऊपर ले लेते हैं। नेक्टर एंड पोलिन। क्या चाहिए इन्हें? नेक्टर एंड पोलिन। नेक्टर क्या है? जैसे जूस पीते हैं, जूस, हम तो जूस पी रहे हैं, बढ़िया ऑरेंज जूस पी रहे हैं, पाइनएप्पल जूस पी रहे हैं, हम तो जूस पीते हैं। वैसे ही ये बीज कहती है यार हमको भी थोड़ा जूस दे दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हनी बना रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो नेक्टर होता है दिस इज़ बेसिकली जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना उनका जो जूस होता है दैट इज़ बेसिकली, उसे नेक्टर समझो आप, है ना। नेक्टर है ये फ्लूइड। अब क्या है, नेक्स्ट आता है पोलिन। तो पोलिन की कहानी से याद करो, फ्लावर का जो स्टेमन होता है, बहुत बार रिवाइज करवाया है मैंने, स्टेमन होता है फ्लावर का, क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये 2 में डिवाइडेड है, एंथर और फिलामेंट में। ये जो ऊपर वाला है वो एंथर है, एंथर में होंगे पॉलन सैक, पॉलन सैक से निकलेंगे मेल गमेट, दैट इज या तो पॉलन ग्रेन कह दो या पोलिन। अब इसी पोलिन को कलेक्ट करती है बीज में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, आ जाओ अपने MCQ में भी एक होमवर्क पे। बीज में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है या ऐसी कौन सी चीज़ प्रेजेंट है जिससे वो पोलन को कलेक्ट करती है? ऐसा कुछ प्रेजेंट है बॉडी के किसी पार्ट में जहाँ से वो ऐसे भरती है, लेती है और आ जाती है, तो उस पार्ट का नाम क्या था? ज़रा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, और वो कहाँ मिलता है ये भी बताओ। लेट्स सी हु इज़ द फास्टेस्ट। नेक्टर एंड पोलन समझ आया, ये चाहिए बीज को। अब क्या है, सिलेक्शन ऑफ फ्लावर करना बड़ा ज़रूरी है, यानी क्या, ये जो हनी बनाती है ना इसी नेक्टर और पोलन से, अब जिस फ्लावर से नेक्टर और पोलन आएगा उस फ्लावर का जो टेस्ट होगा उसके जूस का, वो डिपेंड करना चाहिए उसी के बेस पे जो हमारा हनी है ना वो होता है। यानी जो आप देखते हो शहद, काफ़ी अलग अलग नाम के शहद होते हैं, क्यों? फ्लावर्स के नाम पे भी बेस्ड होते हैं। तो इसमें फ्लावर का क्या रिलेशन? तो ये रिलेशन है कि ये जो बीज हैं इन फ्लावर्स को सिलेक्ट करते हैं, नेक्टर और पोलन लेते हैं। तो जिस फ्लावर का नेक्टर और पोलन उस फ्लावर जैसा टेस्ट, विच मीन्स पैस्चरेज में क्या होता है, फ्लावर्स का सिलेक्शन होता है फॉर नेक्टर एंड पोलन। अच्छा नेक्टर हो, अच्छा पोलन मिले तो कि जो है हमारे हनी का टेस्ट, बहुत ही टेस्टी हनी मिले एंड जितनी भी वैल्यूज़ एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वो इसमें बनी रहे। क्लियर है? तो पैस्चरेज समझ आया। अब पैस्चरेज में देखो मैंने क्या कहा, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे पैस्चरेज क्या है, बोल रहे हैं ये रिलेटेड किससे है। तो अभी मैंने किसकी कहानी कही? बीज, मधुमक्खियों की। तो वी नो
क्या है जो बीज की हम फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज एपीकल्चर, विच मीन्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एपीकल्चर। देखा कैसे घुमाया थोड़ा सा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। आ जाइए। ग्रोइंग 2 or more crops in definite row pattern is known as। दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी क्रॉप्स की बात है, यहाँ भी ग्रो कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप, लेकिन वो एक जो वर्ड मैंने बताया था, मैं आपको पढ़ाते टाइम अगर कोई भी बात बता रही हूँ तो उसका आगे या पीछे कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो उसे ध्यान से सुना करो। मैंने अभी पहले एक डिफरेंस बताया था पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा दूर नहीं गया है, तो उसमें मैंने एक जगह मिक्स क्रॉपिंग लिखा, इधर इंटरक्रॉपिंग, याद है? देखो मैंने यहाँ लिखा था इंटरक्रॉपिंग, और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा था दैट इज डेफिनेट रोज। रो क्या होती है? क्लासरूम में बैठते हो, क्लासरूम में टेबल बेंचेस लगी रहती हैं, कैसे लगी रहती हैं? रोज में लगी रहती हैं। यहाँ रोज है, यहाँ पे बॉयज़ की रोज है, मान लो यहाँ गर्ल्स की रोज है, फिर यहाँ पे बॉयज़ की रोज है, ऐसे बना देते हैं ना, तो वही रोज। और वो रोज कैसे? डेफिनेट, डेफिनेट एज इन रेशियो में होंगी। कैसे होंगी? डेफिनेट इन द सेंस कि मैं कहना चाह रही हूँ ये होंगी रेशियो में, यानी 1:2, 2:1, कैसे भी हो सकता है, अलग अलग क्रॉप हो सकती हैं। यहाँ पे एक जगह ले लो, वीट ही वीट आ रहा है मेरे दिमाग में, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, मेज़ ले लो, ग्राउंडनट ले लो, फिर मेज़ ले लो, फिर राइस ले लो, ऐसे ऐसे डेफिनेट रोज़ में जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, दैट इज़ बेसिकली, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, इंटरक्रॉपिंग। क्या है इंटरक्रॉपिंग? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेग हॉर्न एंड असील आर रिलेटेड टू डैश। क्या नाम है? लेग हॉर्न एंड असील किससे रिलेटेड है? तो ज़रा थोड़ा याद करिए। किसको याद करिए? पोल्ट्री को याद करिए। इस केस में पोल्ट्री को, हाँ बता दिया मैंने क्लियरली, पोल्ट्री को याद कर लिए। पोल्ट्री जो भी एनिमल्स रहते हैं ना, उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं? इनमें बेसिक कैटेगरीज आती है फाउल की। अरे वो मैच वाला फाउल नहीं, मैच वाला फाउल नहीं, ये कौन सा फाउल है? ये फाउल्स बेसिकली बर्ड्स में ही आते हैं, बट डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स जिन्हें हम मीट या एग्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कौन से हो गए? कॉमन एग्जांपल ले लो, हैंस हो गए, ये चिकन वगैरह हो गए, है ना, इन सबको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मीट के लिए, एग के लिए, उसे हम कहते हैं पोल्ट्री। अब इन्हीं में कुछ कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे हमने देखे थे कैटल में इंडिजीनियस और एग्जॉटिक। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है, इंडिजीनियस और एग्जॉटिक। अब इंडिजीनियस यानी जो इंडियन है, तो जैसे असील वगैरह नाम है ना, असील, कड़कनाथ, ये सब किसके नाम हैं? ये हैं इंडिजीनियस स्पीशीज़ के, इंडिजीनियस ब्रीड्स के, मतलब इंडिया वाली ब्रीड्स के। और बाकी जो नाम आप देख रहे हो ना, लेग हॉर्न, लेग हॉर्न आपको नाम सुनते ही समझ आ रहा होगा कि ये कैसी है? एग्जॉटिक स्पीशी है। पर क्या बात है तो किसकी बात? पोल्ट्री की ही तो बात है, विच मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेग हॉर्न एंड असील कहाँ से रिलेटेड है? पोल्ट्री से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगेन अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। DDT इज डैश। DDT, अब इसके लिए अगर कंफ्यूजन हो, DDT, अगर DDT नहीं पता हो ना, तो यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ और दिया ही नहीं है। सिंपली पूछा DDT इज डैश, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, एन एंटीबायोटिक, नॉट अ पोल्यूटेंट। तो DDT समझो। अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में अब आप जो है लेवल अप कर रहे हो, तो आपको नहीं है क्वेश्चंस में फुल फॉर्म देंगे इसका, या ये क्या है वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो DDT की कहानी शुरू करते हैं। DDT की कहानी। अब DDT का फुल फॉर्म ज़रा जान लो, काफ़ी सिंपल है। कैसे याद रखोगे? इसका फुल फॉर्म है डाई, डी से क्या आता है? डाईक्लोरो। पहला डी क्या है? पहला डी मेरे साथ साथ याद करने से, डाईक्लोरो, दिस इज पहला डी, ये पूरा पहला डी। अब दूसरा डी क्या कहता है? डाईफिनाइल, डाईक्लोरो, डाईफिनाइल। अब टी क्या है? टी इज ट्राईक्लोरो। ट्राईक्लोरो क्या पूरा नाम? इज ईथेन, या नीचे लिखा है, क्या लिखा मैंने? ईथेन। इतनी गंदी राइटिंग आ रही है, ईथेन। चलो हाँ, अच्छे से लिख दिया, देख लो स्पेलिंग याद रखो। डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो, ईथेन। आई समझ? ये क्या है? दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। अच्छे से मैंने इसलिए कोशिश करी लिखने के लिए ताकि स्पेलिंग ज़रा याद रखना है ना। डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो, ईथेन। बोलो ठीक है मैम, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना खतरनाक नाम है, इसका काम क्या है? काम भी इसके थोड़े खतरनाक ही हैं। DDT वगैरह यूज़ किया जाता है बेसिकली एज एन इंसेक्टिसाइड।
इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स को मारने के लिए। ये वर्ड कहीं भी आए ना, साइड, CIDES यानी किल करने का, तो आप सुनोगे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, तो मारने के लिए। इंसेक्टिसाइड्स मेनली भी वो भी मॉस्किटोज़ के लिए, क्योंकि एक टाइम पे क्या हुआ था, मलेरिया बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया, तो DDTs यूज़ किए गए थे, है ना, DDT यूज़ किए गए थे ताकि ये जो मच्छर हैं, मस्कीटोज़ हैं, उन्हें किल कर दिया जाए और मलेरिया से बचा जाए। बट इनमें प्रॉब्लम क्या हो गई, इनमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो DDT है ना, ये हार्मफुल होने लगे। ये कैसे होने लगे, हार्मफुल बोलोगे, मच्छरों के लिए तो थे ही, बट ये हमारे लिए भी होने लगे, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है डिग्रेड नहीं हो सकते। क्या बोला, डिग्रेड, बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं हो सकते हैं। व्हाट इज डिग्रेड, डिग्रेड इज बेसिकली कोई भी देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना, तो हमारे नेचर में या हमारी सॉइल में, वाटर में ऑलरेडी ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जो इन सब्सटेंसेस को तोड़ के वापस से इनका न्यूट्रिशन जो है दे सके नेचर में। सॉइल में भी प्रेजेंट रहते हैं कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह, इनके काम ही यही है, डिकम्पोज करना, डिग्रेड करना। बट जैसे हम सुनते थे प्लास्टिक, प्लास्टिक भी डिग्रेड नहीं हो सकता। वो कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक नाम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिमिलरली DDT का भी यही काम है, ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, यानी इनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या कहानी हो गई थी DDT की, इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों हुआ था, बिकॉज ये जो है ना, ये इवन बायोमैग्निफिकेशन इससे होता था। व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन, थोड़े मैं बता देती हूँ कि जैसे है, मान लो ये DDT है, ये स्प्रे किया गया फार्म में, कहानी सुनना है ना, अभी सिर्फ कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ कहानी सुनो। क्या है, ये DDT यूज़ किया गया किसी फार्म में, वहाँ पे बहुत सारे कीड़े हो रहे थे, मस्कीटोज़ हो रहे थे, यूज़ किया फार्म में। अब फार्म में जब यूज़ किया तो फार्म का जो पानी है, पानी बहता हुआ चला गया लेक्स वगैरह में, है ना। फार्म में जो पानी वगैरह बचता है या जो भी जाता है वेस्ट वगैरह, वो चला जाता है, कहाँ चला जाता है, होते हुए चैनल्स के थ्रू सीधा पानी में, लेक्स में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिना ट्रीट किए भी जाता है। तो अब जाता है तो ये जो DDT हमने छिड़का था फील्ड पे, जितना यूज़ होना था, मारना था मारा, और एक्स्ट्रा बच जाता है, वो चला गया लेक में। अब लेक में जब चला गया, हमने क्या कहा, दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये अगर वहाँ के जो है एनिमल्स वगैरह ने कंज्यूम किया, छोटी फिशेस ने, उन फिशेस से ये गया बड़ी में, और ये क्या है, ये ट्रैवल कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब उस फिश में ना होके फिर बड़ी वाली में, फिर बड़ी से होते हुए कहाँ जा सकता है, हम तक, बिकॉज हम ह्यूमंस फिश कंज्यूम करते हैं। पिसिकल्चर देखा ना, इतनी कल्चरिंग कर रहे हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये DDT फैल के घूम फिर के हम तक भी आ रहा है, हम पहुंचा रहा था, तभी इसे क्या माना जाता है, वैसे तो हजार्डस भी है और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो ये है ही। तो विच मीन्स हमें समझ आ गया पल्यूटेंट। ये मैंने इतनी कथा क्यों सुनाई, क्योंकि पल्यूटेंट वर्ड लिखा है, तो ये लग रहा होगा ना कि ये पल्यूट कैसे कर रहा है, ये तो मस्कीटोज को मार रहा है, तो इस वजह से पल्यूट कर रहा था। ये जो है ट्रैवल कर रहा था, बायोमैग्नीफाई कर रहा था और पल्यूट कर रहा था, नॉट ओनली वाटर बॉडीज but even till human beings, which means DDT is a non-biodegradable pollutant. Correct? आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। The pesticides need to be replaced because these dash। अभी इंसेक्टिसाइड बोला मैंने, एक वर्ड आपको समझा दिया, जहाँ भी साइड लिखा आए, CIDE वाला, ये वाला साइड नहीं, CIDE वाला साइड, यानी इट मीन्स टू किल। अब उसके आगे आप प्रीफिक्स कुछ भी लगा दो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो यहाँ पेस्टिसाइड दिया है। पेस्टिसाइड यानी क्या, वो जो पेस्ट्स को मारे। अब बोला जा रहा है कि इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस यानी इनकी जगह कुछ और लाना पड़ेगा। क्यों, 4 रीज़न है, लेट्स चेक इट। बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली, दे कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे आर मोस्टली टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कॉज एबनॉर्मेलिटीज इन द टारगेट पॉपुलेशन। तो अभी पीछे जो हमने देखा था ना, DDT, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वही है वो, और उसमें मैंने क्या कहा, वो पहुंचाता है हार्म। अरे हार्म का मतलब ही क्या हुआ, दूसरा हार्म यानी वो टॉक्सिक है, हमारे, सिर्फ हमारे ही नहीं, वाटर बॉडीज़ के ऑर्गेनिजम्स में, सब जगह पे ये क्या है, टॉक्सिक है। क्यों है टॉक्सिक, क्योंकि उसी में आंसर छुपा है, इस क्वेश्चन का आंसर उसी में छुपा है, क्योंकि दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल है तभी ये टॉक्सिक है, हार्म पहुंचाता है।
तो अब हम क्या सोचते हैं कि ये जो पेस्टिसाइड्स है ना, इन्हें ज़रा रिप्लेस कर दिया जाए। रिप्लेस क्यों कर दिया जाए, वजह आपके सामने है, बिकॉज दीज आर मोस्टली टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, विच मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे फ्यूमिगेंट्स आर यूज्ड फॉर। अब फ्यूमिगेंट्स थोड़ा अलग वर्ड आया है फाइनली, इतने क्वेश्चन तक हम रिलेट कर रहे थे। फ्यूमिगेंट्स क्या है, बहुत अलग भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या है फ्यूमिगेंट्स, बेसिकली जो हमारे इंसेक्टिसाइड वगैरह देखे ना अभी पीछे, इन्हीं की बात थी। इंसेक्टिसाइड वगैरह को क्या करते हैं, इन सबको फ्यूम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो फ्यूम्स देखते हो जो छड़कते हैं ऐसे पाइप लेके, और बहुत सारे फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, फील्ड्स वगैरह में देखा हो फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड्स को ही जो है ये ट्रीट करके कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फ्यूम्स में। तो इसी प्रोसेस को वेरी सिंपली कहा जाता है फ्यूमिगेशन। क्या कहा मैंने, बताओ ज़रा, मैंने क्या कहा, यही इंसेक्टिसाइड की ही कहानी है, कुछ नया नहीं है। इंसेक्टिसाइड है, बस उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्यूम्स के फॉर्म में, कि हम ऐसे नहीं छिड़कें या लिक्विड फॉर्म में नहीं डालें, हम क्या है फ्यूम्स के फॉर्म में डाल देते हैं। तो फ्यूम्स के फॉर्म में क्या होते हैं, ये इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स रहते हैं हार्मफुल, जो हमारी क्रॉप्स को जो है हार्म पहुंचा रहे हैं, उन्हें ये मार देते हैं। तो सिर्फ क्या बोलते हैं कि थोड़ा रूप बदला है, अंदर से वही चीज़ है, अंदर से इंसेक्टिसाइड ही है, बस बाहर से उसने रूप बदल दिया। तो विच मीन्स कि देखते हैं ऑप्शन क्या है। फ्यूमिगेंट्स आर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड मटेरियल, killing insects, harming food grains, increasing nutrients of plants, preserving dairy products, which means हमें समझ आ गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, killing insects, harming food grains। क्या बोला, अंदर से वही है लेकिन बस बाहर से रूप चेंज है। तो which means ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to our next question, question number 13. Materials of biological origin which are commonly used to maintain and improve soil fertility are dash। क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझो ज़रा। वो बोला जा रहा है कि ऐसे मटेरियल्स जो बायोलॉजिकल ओरिजिन के हों। क्या, बायोलॉजिकल ओरिजिन, देखो बायो मतलब क्या होता है इतना पता है हमें, लिविंग। लिविंग चीज़ जो भी होती है, देखो जो केमिकल से नहीं बनी है, लिविंग चीज़ है, वो बनाई नहीं गई है, ऑलरेडी लिविंग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेसिकली एक वर्ड सुनते हो ऑर्गेनिक। आजकल कितना चल गया यार ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, इवन लोग ऑर्गेनिक टी पीते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं बॉडीज़ पे। तो ऑर्गेनिक यानी क्या, वो जो जिनका ओरिजिन बायोलॉजिकल है, जो हार्म नहीं पहुंचाते हैं। मकसद क्या है, मोटिव होता है ना कुछ, तो इनका मोटिव क्या है, ताकि जब हम इन्हें यूज़ करें तो ये हार्म नहीं पहुंचाए। सो मटेरियल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन विच आर कॉमनली यूज टू मेंटेन एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। अब इनका काम क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। व्हेन आई से सॉइल फर्टिलिटी, इसका मतलब ये है कि सॉइल पूरी तरह से न्यूट्रिशन से भरी हुई है और पूरी तरह से ये फिट है कि इसमें कोई प्लांट ग्रो कर सके। फिट एज इन क्या, डोले शोले हैं उसके नहीं, फिट मतलब ये होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, एरेशन अच्छा हो, हवा का आवन जावन हो, न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, दैट इज़ बेसिकली अ फर्टाइल सॉइल। तो ऐसे कौन से हैं इनमें से जो हम यूज़ करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो एक है ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र, बायो इंसेक्टिसाइड्स, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ सुनिए, अब लग रहा होगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रीन, बायो और बायो। अब बोलो इन तीनों में कहीं ना कहीं ये वर्ड आ रहा है विच मीन्स बायो। आपने तो अभी बताया, बिल्कुल मैंने बताया, सही बात है, बट ये क्वेश्चन जब पूरा पढ़ोगे तो समझ आएगा। दे आर सेइंग अबाउट सॉइल की फर्टिलिटी। ये नहीं कह रहे हैं कि इंसेक्ट्स को, पेस्ट को कैसे दूर रखा जाए, ओनली टॉकिंग अबाउट सॉइल की फर्टिलिटी एंड फर्टाइल सॉइल। अभी मैंने इतनी अच्छे से आपको बताया। फिट सॉइल कैसे फिट, तो रीजंस भी बताए। तो उसमें जो है हमारे ग्रीन मैन्योर, मैन्योर की कहानी थोड़ी देर फिर से पहले बताई थी। मैन्योर्स क्या होते हैं, वही होते हैं न्यूट्रिशन से भरपूर पर टोटली ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड जो भी हमारे एक्सक्रीटा होते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, स्ट्रॉज होते हैं, कभी कभार फॉडर वगैरह भी होते हैं, यानी बच्चे कुछ जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, उनका मिला के दैट इज़ मैन्योर। तो वो ऑर्गेनिक है प्रॉपरली। और वो क्यों यूज़ किया जाता है, वो हाईली न्यूट्रिशियस है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, ऑल्दो हो सकता है कि न्यूट्रिशन स्पेसिफिक नहीं हो, बट प्रेजेंट तो रहते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। तो पहला ऑप्शन सही है, भगना नहीं है। बी पे भी आओ, देखो बी लिखा है बायो फर्टिलाइज़र। पीछे ही थोड़ी देर पहले ही कहानी आई थी किसकी, फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर्स में मैंने ये तो नहीं कहा था
ये तो नहीं खाता कि ये कुछ मारते वारते हैं। इनका काम क्या है? काम तो इनका भी है न्यूट्रिएंट को बढ़ाना, बस केमिकल वाले थोड़ा हार्म कर रहे थे। काम तो इनका भी है न्यूट्रिएंट को बढ़ाना, न्यूट्रिएंट को बढ़ाना। अब यहाँ पे वही है फर्टिलाइज़र, बट यहाँ बायो फर्टिलाइजर्स हैं, मतलब कुछ ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएं। इसमें भी एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, पता है, इसमें एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं लेग्यूम्स के, जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ना लेग्यूम्स में, वो क्या है, वो यही तो है, वो ही है नाइट्रोजन, ये बायो फर्टिलाइज़र। इनका काम क्या है? ये बायो यानी लिविंग है, पहली बात तो कहीं केमिकली प्रिपेयर्ड नहीं है, ऑलरेडी रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ बैठ के क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच मीन्स बहुत ही हेल्दी वे है ये, एक जो कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दे आर अ टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर, और इनका काम क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना, न्यूट्रिशन दे देना सॉइल को वापस। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के जो एग्जाम्पल हैं ज़रा बताना मुझे। एक बैक्टीरिया है, क्या नाम है, क्या प्रेजेंट रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है वो लेग्यूम्स के रूट्स के साथ। दैट इज़ बेसिकली हमने देखा है, क्या नाम है, राइजोबियम, याद आ रहा है कि नहीं? वही मैं सोचूं, इतनी देर से नाम लेना नहीं पड़ा बट आ गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, राइजोबियम। सिम्बायोटिक यानी क्या, अकेला नहीं रहता, ये लेग्यूम्स के रूट्स में रहता है और वहीं जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे फिक्स करता है, फिक्स यानी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में बना के दे देता है सॉइल को। तो विच मीन्स दोनों ऑप्शन सही है, बायो इंसेक्टिसाइड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? है भले ही ये ऑर्गेनिक, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में कोई काम नहीं करते, ये सिर्फ इंसेक्ट्स जो आते हैं उन्हें मारने में काम करते हैं, ठीक है। और हमारा मोटिव है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाना, यानी क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो ये आंसर सही दे पाओगे। मतलब ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक, यस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ चिकन्स? क्या बोला है, इंडिजीनियस ब्रीड। चिकन कहाँ से आ गए भैया? चिकन, अरे चिकन वही है पोल्ट्री में, अभी तो बताए मुर्गी, मुर्गा, पोल्ट्री, ये सब क्या है, चिकन्स। ये क्या करते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है, अंडे मिलते हैं। तो अब ब्रीड हमने पढ़ी, इंडिजीनियस, एक्सोटिक, फिर से बताने की आगे ज़रूरत नहीं है, बहुत समझदार हैं आप लोग। ओके, इंडिजीनियस एंड एक्सोटिक। अब एक्सोटिक ब्रीड, ओ सॉरी इंडिजीनियस, एक्सोटिक नहीं, इंडिजीनियस ब्रीड इसमें से कौन सी है, यानी इंडिजीनियस कौन? अरे वही देसी वाली मुर्गी कौन सी है, ज़रा बताइए। प्लाईमाउथ रॉक। अच्छा, इसमें ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, व्हाट विल आई डू, ये नाम मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, कुछ नहीं समझाऊंगी, आप सिर्फ नाम पढ़ते ही यू विल अंडरस्टैंड कि मैम ये तो देसी है, दिस कांट बी देसी। प्लाईमाउथ रॉक, वाइट लेग हॉर्न, असील एंड रोड आइलैंड रेड। तो वेरी क्लियर, जब प्रोनाउंसिएशन में ही देसी नाम निकला है, असील। यस, असील इज एन इंडिजीनियस ब्रीड। अगर ये इंडिजीनियस है तो बाकी तीनों एक्सोटिक हैं, ये बाहर से लाई गई ब्रीड्स हैं, हमारे देश की नहीं है, हमारे देश की इज असील। ओके, बोला होगा मैम इतने आगे आ गए, एंड वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश इन पॉन्ड्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स इज कॉल्ड। क्या बोल रहे हैं, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश, ये वही है प्रोडक्शन करना, मैनेजमेंट करना, फिशेस को ब्रीड करवाना, यानी जो है रिप्रोड्यूस करवाना और नई स्पीशीज़ लाना। ये सब फिशेस का कहाँ भी करो, कहीं भी करो, पॉन्ड्स में करो आप, नेचुरली करो, टैंक्स में करो आप, आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर, एक्वेरियम वगैरह जो भी, उस सब में करो। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेम एग्जाम्पल आए हैं, कहीं ना कहीं लग रहा होगा अरे मैम ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही सुना था, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। पर क्या आंसर में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, वही आंसर है। क्यों? बिकॉज अगेन बात सिर्फ फिश की है, वही मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर सिर्फ फिश की बात हो, सिर्फ मछलियों की बात हो, तो इट्स एवरी टाइम पिसीकल्चर। क्लियर? इफ दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली फिशेस, इट्स पिसीकल्चर। अगर दे वुड हैव मेंशन ऑयस्टर्स हो गए है ना, ऑयस्टर्स वगैरह होंगे तो हम जाएंगे एक्वाकल्चर पे। बट व्हेन दे टॉक अबाउट ओनली फिश तो उसमें कुछ भी लिखें, रियरिंग, ब्रीडिंग लिखे, कल्टिवेशन लिखे, कल्चर लिखे, प्रोडक्शन लिखे, मैनेजमेंट लिखे, फिश ही है ना, है तो मछली, तो दैट इज पिसीकल्चर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी 2 सेकेंड में सॉल्व हो गया यार। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ कैटल इज अ क्रॉस ब्रीड एंड हाई मिल्क यील्डिंग। अब 1-2 चीज़ें तो बोलो मैम आपने बता दी,
एक इंडिजीनियस बता दी, एक एग्जॉटिक बता दी। क्रॉस ब्रीड के बारे में आप कब बताने वाली हैं? अरे इसी क्वेश्चन का इंतज़ार था मुझे। किस क्वेश्चन का? इसी क्वेश्चन का। क्रॉस ब्रीड यानी क्या? देसी, बहुत ही फनी बात है इसमें, देसी और विदेशी यानी क्या? जो भी इंडिजीनियस स्पीशीज़ है और एग्जॉटिक स्पीशीज है उनको मिला दो ज़रा, उनको ब्रीड कर दो तो बन गई क्या? क्रॉस ब्रीड। कितना सिंपल है, सिंपल है कि नहीं? क्या बोला? देसी मतलब इंडिजीनियस स्पीशी या इंडिजीनियस ब्रीड, और विदेशी यानी एग्जॉटिक। इन दोनों को अगर हम ब्रीड करवा दें तो क्रॉस ब्रीड। अब ये सोच रहे होंगे कि मैम ये करवा क्यों रहे हैं, क्या काम है? अरे काम मैंने कहा ना, एग्जॉटिक को विदेशी को लेके क्यों आए? बिकॉज इनमें कुछ कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं। कैसे कैरेक्टर्स हैं? मतलब इनकी यील्ड हाई होती है, हाई प्रोडक्शन ये देते हैं इनका यूज़ करके। अब अगर ये हाई प्रोडक्शन देते हैं तो सुनिए, हम भी पीछे नहीं हैं। ये अगर हमें हाई यील्ड देंगे तो हमारे पास क्वालिटी है, अगर इनके पास क्वांटिटी है तो हमारे पास क्वालिटी है। और अगर सोचो ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो सब मिलने लगेगा, यानी आपको हाई यील्ड भी मिलेगी, क्वांटिटी भी मिलेगी, क्वालिटी भी। तो ये बोलते हैं ना सौदे, फ़ायदे का सौदा, उल्टा ही बोलना है मुझे, है ना। फ़ायदे का सौदा मतलब प्रॉफिट वाली चीज़ हुई। क्या? क्वालिटी भी मिल रही है, क्वांटिटी भी मिल रही है, तभी ब्रीड कराया। वेरी इजी। आप जब भी क्रॉस ब्रीड के नाम देखोगे ना तो आपको एक देसी वाले का और विदेशी वाले का नाम मिक्स मिलेगा। आजकल भी ऐसे करते हैं ना कि पेरेंट्स का जो नेम होते हैं उनको आधा आधा काट के मिला देते हैं और बेबी का नाम, तो वैसे ही हमने क्रॉस ब्रीड में किया है। तो देखिए साहेवाल, यू नो साहेवाल इज़ एन इंडिजीनियस ब्रीड। आई लिखती जा रही हूँ, है ना। साहेवाल इंडिजीनियस है, थारपरकार इंडिजीनियस है, जर्सी एग्जॉटिक है। अब आता है घुमा हुआ नाम करन, ये तो हमें पता है हमारा देसी नाम है करन, और स्विस, स्विस बाहर का है। मतलब ये क्या है? ये है एक क्रॉस ब्रीड, सी भी लिख दो, क्रॉस ब्रीड है ये। किसके बीच में अच्छा लग रहा है क्रॉस ब्रीड है ये भी बता देती हूँ। ये है क्रॉस ब्रीड। करन बेसिकली किसका है? साहेवाल, सॉरी स्विस नहीं, करन इज बेसिकली जो हमारी साहेवाल ब्रीड है ना वो है। साहेवाल ब्रीड को लिया और किसको लिया? ब्राउन स्विस को। पूरा नाम क्या है इसका? ब्राउन स्विस। यानी एक की काऊ ली, एक की बुल ली, इनको मेट कराया, इनको ब्रीड करा, तो क्या बनी? हमारी करन स्विस। दिस इज़ बेसिकली, इसमें दोनों चीज़ें आपको अच्छे से मिलेगी, आपको हाई मिल्क यील्डिंग भी मिलेगी और क्वालिटी वगैरह भी अच्छी मिलेगी। किसमें? करन स्विस में। दैट इज़ अ क्रॉस ब्रीड, विच मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, कैटल फीड शुड कंटेन डैश। कैटल फीड, अब ये कहानी थोड़ी अच्छी है, थोड़ा जो कहते हैं ना पीछे देखते आ रहे हो उससे समझने वाली ज़्यादा बात है। तो देखो कैटल फीड, पहली बात तो क्या होता है? कैटल समझते हो कि नहीं, है ना। कैटल मैंने समझाया था, यही गाय भैंसे, कैटल समझाई, काउज, बफेलोज। अब इनको जो है, अब किसी भी चीज़ से, लुक, व्हेनेवर आप किसी चीज़ का कोई यूजेज लेते हो, किसी से काम निकलवाते हो, तो बदले में यू शुड गिव समथिंग ना। तो वैसे ही इफ़ वी आर यूजिंग दीज कैटल्स, इनसे हम काम निकलवा रहे हैं, तो हमारा दैट इज़ होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इनको जो है शेल्टर दें, इनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ें दें, वैक्सीनेशन कराएं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, दाना पानी तो देना पड़ेगा ना, यानी फीडिंग इनकी अच्छी कराएं। तो इनका जो खाना होता है ना जिसको हम देते हैं, दैट इज़ बेसिकली फीड। वही चारा वगैरह जो डाल के देते हैं ना, दैट इज़ फीड, उसे फीड कहा जाता है। तो एक साथ जब कहेंगे कैटल फीड कहते हैं। अब कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कैटल फीड शुड कंटेन रफेज कॉन्सेंट्रेट बोथ ए एंड बी एंड नन। तो कैटल फीड अभी ही समझ लेना अच्छे से, होता है दो टाइप का, मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है रफेज, क्या होता है? एक होता है रफेज एंड दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, एक होता है रफेज, एक होता है कॉन्सेंट्रेट। डिफरेंस क्या है इनमें? कुछ नहीं है। रफेज की जब भी बात करते हैं, ये वो वाला फीड है जिसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? दो टाइप के फीड हैं, एक होगा रफेज, एक कॉन्सेंट्रेट। रफेज क्या होता है? वो वाला फीड या वो वाला जो हम कहते हैं खाना जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फाइबरस है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं बट काफ़ी कम क्वांटिटी में, फाइबर्स वेरी हाई। ऑन द अदर हैंड कॉन्सेंट्रेट्स में क्या होता है? फाइबर्स तो कंपैरेटिवली लो होते हैं, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे मान लो प्रोटीन्स, कार्ब्स, ये सब बहुत ज़्यादा रहते हैं, विटामिन्स, ये सब ज़्यादा। तो अब जब हम कहते हैं कि कैटल की जो फीडिंग है ना, उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करना रहता है। मेंटेन क्यों? देखो हम भी जब खाते पीते हैं,
किसी दिन ज़्यादा खा लो तो पता है पेट की क्या बैंड बजती है। तो बोलते हैं ना कि मम्मी आराम से खाओ, संभल संभल के, इतना जल्दी जल्दी मत खाओ, इतना सारा मत खाओ एक्स्ट्रा। वैसे ही कैटल के लिए भी, अब ऐसा तो नहीं है हमने चारा दिया और छोड़ दिया, लिमिटेड, अब उसमें लिमिटेड क्या न्यूट्रिशन ये तो बेचारे डिसाइड कर नहीं पाएंगे, तो हमें ही करना है। हम क्या करते हैं, इनका जो न्यूट्रिशन है उसमें बैलेंस्ड अमाउंट में रफेज और कॉन्सेंट्रेट दोनों डालते हैं। क्यों? बिकॉज रफेज में आपको फाइबर ज़्यादा मिल रहे हैं और कॉन्सेंट्रेट में आपको न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो दोनों का जो मिक्सचर बनेगा, दोनों मिला के दोगे तो कैटल फीड जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस रहेगी, अच्छे फाइबर्स रहेंगे, विच विल इन टर्न कैटल की ग्रोथ में मदद करेगा। ग्रोथ से क्या होगा भैया? अरे ग्रोथ से क्यों, हम इनसे मिल्क ले रहे हैं, ना कि सिर्फ मिल्क ले रहे हैं, हम इन्हें यूज़ भी कर रहे हैं। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कभी कभार वो काट वगैरह खींचने के लिए लेते हैं, बैलगाड़ियाँ होती हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं ना इनका, तो इन्हें न्यूट्रिशन सही से दोगे तो यूज़ भी अच्छा हो पाएगा। विच मीन्स कैटल फीड शुड कंटेन रफेज, कॉन्सेंट्रेट या बोथ। तो क्या बोला? दोनों यूज़ होने चाहिए, विच मीन्स बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, सिलेक्ट द वायरल डिजीजेज ऑफ कैटल। कैटल की ही बात है, ये एक बात ज़रूर याद रखिएगा, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जो बीमारियाँ होती हैं, डिजीजेज, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं है, इवन जितने भी एनिमल्स हैं और जो हमने पढ़े हैं एनिमल हस्बेंड्री में, कैटल्स हुई, फिशेज हुई, पोल्ट्रीज हुई, इन सब में भी बीमारियाँ होती हैं। देखो बीमारियाँ किसी को नहीं छोड़ती हैं, अटैक सबको करती हैं, इनको भी। तो इनमें जो बीमारियाँ हैं वो भी कुछ कुछ हमारे जैसी ही हैं। वायरल डिजीज की बात है इस क्वेश्चन में। वायरल यानी वो डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। इतना तो समझते हो कि नहीं? अरे पढ़ा है ना मेरे साथ वाई डू वी फॉलो चैप्टर, समझते हो कि ये वायरल है, वायरस होता है। अब वायरस से कौन सा डिजीज कॉज है? ये 4 डिजीज हैं, तो इसके लिए क्या आना चाहिए? व्हाट यू शुड नो टू नो द आंसर, कि किससे कॉज होते हैं ये। तो पहला देखो, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज क्या है? दिस डिजीज इज कॉल्ड बाय अ वायरस। ओके, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। एंथ्रैक्स हो गया, एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। क्योंकि देखो फुट एंड माउथ डिजीज के वायरस का नेम ज़्यादा जानना, मैं कहती हूँ ना, जो भी इंफॉर्मेशन हो जिस टाइम के लिए हो लिमिटेड रखा करो। लिमिटेड एज इन क्या मतलब, ज्ञान बहुत होना चाहिए, ये अच्छी बात है, बट अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इतना जानो कि फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस से कॉज होता है। वायरस से कॉज होता है, उसका नाम जानना इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए अभी। ओके, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बढ़ जाती है। वही बात है जैसे आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल होता है, आगे आके पढ़ते हो अच्छा एप्पल फ्रूट होता है, अरे एप्पल में इतने न्यूट्रिएंट्स, अच्छा एप्पल ऐसे ग्रो करते हैं। तो वो फर्स्ट क्लास में तो सब नहीं बताते ना, तो ऐसे ही यहाँ के लिए इतना समझो, इट इज़ कॉज बाय वायरस। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स में मैं ज़रूर बोलूँगी नाम बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया से कॉज होता है। नाम क्यों बताऊंगी? बिकॉज वी हैव सीन दिस नेम ऑलरेडी इन आवर चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। ये आया है अगर नाम तो ज़रूर ध्यान रखना। बैसिलस एंथ्रेसिस, वही जो ह्यूमंस में कॉज हो रहा था, ये किस में कॉज होता है? कैटल्स में। बैसिलस एंथ्रेसिस। एस्परजिलोसिस, ये एस्परजिलस नाम सुना होगा, फंगस है ये, एक टाइप के फंगस से कॉज होता है। ट्यूबरकुलोसिस वेरी कॉमन। टीबी, टीबी जो है ये किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया से। माइकोबैक्टीरियम की जो जीनस की होती हैं स्पीशीज़, अब उसमें भी अलग अलग टाइप से कॉज होता है, तो हम माइकोबैक्टीरियम याद करते हैं। तो पहला मैंने आपको बता ही दिया, वायरस से कॉज होता है। अच्छा, फुट एंड माउथ डिजीज़ में होता क्या है? इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी माउथ है और फुट है, विच मीन्स इनके मुंह पे और इनके फुट पे, कैटल्स के जो है ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स यानी ऐसे फूले फूले से एरियाज हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स वगैरह हो जाते हैं। एंड हो सकता है काफ़ी सीरियस भी हो, आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो इट कुड बी इवन फेटल। ठीक है, हाई फीवर वगैरह होता है। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ दैट इज़ कॉज बाय अ वायरस, एंड हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या ट्रीटमेंट जो भी है कैटल्स का, ताकि ये बीमारियाँ कभी भी होंगी ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला इफेक्ट जो आता है ना वो तो उनकी हेल्थ पे आएगा ही, और इवन यील्डिंग पे भी आएगा। यील्डिंग यानी क्या? जो मिल्क प्रोडक्शन वगैरह अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो सेलेक्ट द वायरल डिजीज ऑफ कैटल, दैट इज ऑप्शन ए, फुट एंड माउथ डिजीज। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ हनी बी इज डैश। एक्सोटिक इंडिजीनियस अगेन आएगा। एक्सोटिक यानी विदेशी ब्रीड, किसकी? हनी बी यानी मधुमक्खी की। एक्सोटिक ब्रीड कौन सी है? एक्सोटिक ब्रीड्स में हमने कुछ ही एग्जाम्पल पढ़े थे, उसमें से एपिस डोर्सटा, इंडिका एंड फ्लोरी। ध्यान से सुनना, एपिस डोर्सटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी, ये तीनों हैं इंडिजीनियस स्पीशीज।
एंड इसी के साथ मैं देना चाहूँगी नेक्स्ट हमारा होमवर्क क्विकली, एंड आई वांट द फास्टेस्ट आंसर कमेंट्स में। देखते हैं कौन बताता है जिसको याद हो। एपिस डॉर्सटा, एपिस इंडिका और एपिस फ्लोरी के कॉमन नेम्स देखे थे हमने, देखे थे कि नहीं? कॉमन नेम्स हमने देखे हैं, तो जल्दी से मुझे क्या करना है, इनके नाम लिखना, डॉर्सटा, इंडिका, फ्लोरी, और उसके आगे डैश लगा के मुझे कॉमन नेम्स बताओ। लेट्स सी कि किन किन को याद है कॉमन नेम्स। तो जब ये बोल दिया ये 3 इंडिजीनियस है, तो वेरी ऑब्वियस एपिस मेलिफेरा इज़ एन एक्जॉटिक ब्रीड। ये यहाँ से नहीं आई है, ये बाहर से आई है और बड़ी दूर से आई है। पता है कहाँ से आई है? ये इटली से आई है, तो इसलिए इसका नाम है, क्योंकि ये आंसर है तो मैं इसका नाम बताऊंगी, ये है इटालियन बी। देखो इटली से लेके आ रहे हैं बी हम, इटालियन बी है। ओके, ये इटालियन बी है। इटालियन बी को लाए क्यों है? क्योंकि इसकी जो यील्डिंग कैपेसिटी है ना बहुत ज़्यादा है। यील्डिंग कैपेसिटी मतलब अब यहाँ किसे यील्ड करेंगे हम? हनी बी में। हनी बी में हम यील्ड करते हैं हनी को, यानी हनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करती है। हाइव में काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। ये जो बी हाइव होता है ना, वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए रहती है और लॉन्ग टाइम के लिए हनी प्रोडक्शन करती है। इटालियन बी, जैसे ये नाम है ना इटालियन बी, वैसे ही इनके भी कुछ कुछ नाम है। तो जल्दी से बताइए, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Males of honey bee are dash, drones, workers, soldiers, both B and C. Males of honey bee, अच्छा honey bee में मेल्स बोलो, मेल और फीमेल, अच्छा इनके भी नाम है। अरे हनी बी हमसे भी ज़्यादा लगता है सोशल इंसेक्ट है, मतलब हमारी जितनी सोशल लाइफ नहीं है ना उतनी तो इनकी है। कैसे? ये भी 3 टाइप के हैं हनी बीज, कास्ट सिस्टम है इनमें। अब कास्ट किस बेस पे है? कास्ट बहुत ही सिंपल बेस पे है, ऐसे अलग सा कास्ट सिस्टम नहीं है इनका। कास्ट सिस्टम मेनली जो है इनका स्ट्रक्चर है, जैसे ये काम करते हैं उस पे बेस्ड है कास्ट। जो ये काम करते हैं ना उस पे बेस्ड कास्ट है। एक है क्वीन, एक है ड्रोन और एक है वर्कर। ये 3 टाइप के आपको कास्ट दिखेंगी यहाँ पे। बस जल्दी से हम क्या कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। तो वैसे तो ना हम बार बार पढ़ते नहीं हैं किसी भी चीज़ को, तो अगर MCQ के साथ रिवाइज करोगे ना तो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर रिविजन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसमें अभी तो चलो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, खुद से भी सॉल्व करो, तो तब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि MCQ सॉल्व करो, जो आंसर सही हो, पता हो, गुड, उसकी कहानी पहले तो याद कर लेना, तो वो एक रिवीजन हो गया। दूसरा रिवीजन कैसे? जब आप देखोगे गलत आंसर कौन सा है, उसकी कहानी भी याद, मतलब 4-5 टॉपिक एक क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट MCQ। आ जाओ क्वीन पे। क्वीन, हाँ बिल्कुल महारानी है ये महारानी है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। ड्रोन्स ये मेल हैं और वर्कर भी फीमेल है। बस डिफरेंस क्या है कि जो क्वीन है वो कैसी फीमेल है? वो फर्टाइल फीमेल है, फर्टाइल, और वर्कर स्टीराइल है। मेल भी फर्टाइल है। फर्टाइल से मतलब क्या है कि ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, न्यू स्पीशीज़ बना सकते हैं, यानी न्यू जो है बेबीज़ बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए वर्कर स्टेराइल, यानी कि दे कैन फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। क्वीन में भी 2 टाइप के एग्स देते हैं, फर्टिलाइज्ड और इनफर्टिलाइज्ड। अब जो एग, क्या बोला मैंने, जो एग होते हैं अनफर्टिलाइज्ड वो बनते हैं वर्कर, जो एग होते हैं अनफर्टिलाइज्ड वो बनते हैं वर्कर, और जो होते हैं फर्टिलाइज्ड वो बनते हैं हमारे क्या? ड्रोन्स। क्लियर है? तो अब टेक्स्ट आ जाओ, क्वीन हो गया, ड्रोन हो गया, वर्कर। इसमें से इतना तो समझ गए कि ये वाली मेल है। अच्छा मेल का पता है काम क्या है? मेल्स में इनका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इनका काम है सिर्फ फर्टिलाइजेशन से, मतलब इन्हें सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में घर पे रखा जाता है, बाकी इनको कहते हैं बाहर चले जाइए। क्वीन जो है उसका काम मेनली एग लेइंग का है, फर्टिलाइजेशन का है। नेक्स्ट वर्कर, इनको ज़रा कह दो ऑलराउंडर, है ना। ये जो वर्कर है ना ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर कैसे? मतलब सारे काम यही कर रहे हैं। और वो कौन से काम है तो आप पिछले वीडियोस में देख लेना, इतने सारे काम किए हैं ना वर्कर्स ने, जितने भी हैं। आप नेक्टर कलेक्शन, पॉलन ग्रेन्स का कलेक्शन, जो आप रॉयल जेली बना रहे हो बेबी के लिए, सारा काम जो है वर्कर्स कर रहे हैं। तो ड्रोन, जैसे कि हमने देखा ड्रोन क्या है, ड्रोन इज़ अ फर्टाइल मेल, मेल है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें ड्रोन्स ऑप्शन ए में, विच इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। विच वन इज़ एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग? ऑयल यील्डिंग प्लांट यानी ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें से तेल निकल सकता है? तेल निकल सकता है, और वो तेल बता देती हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एडिबल है, हम खाते हैं वो वाला तेल। तो ये तेल का नाम आप पैकेट्स में भी देखते हो। कौन से तेल खाते हो यूजुअली, मतलब बता रही हूँ, ग्राउंडनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, और क्या होता है, ऑलिव ऑयल है, और
सनफ्लावर ऑयल, यस सनफ्लावर ऑयल भी लोग कंज्यूम करते हैं, लोग क्या हम भी कंज्यूम करते हैं, तो विच मीन्स कि सनफ्लावर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही कॉमन लाइफ पे ये क्वेश्चन है बिकॉज हम देखते ही हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग, दैट इज सनफ्लावर। सनफ्लावर जो होता है वो ऑयल यील्डिंग प्लांट है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए अब मैं ज़रा रॉन्ग को हाईलाइट कर दूँ, मुझे क्या बताना है, इनमें से कोई एक रॉन्ग है, मतलब 3 करेक्ट होंगे। देखते हैं, आइए। White revolution is meant for increase in milk production. Blue revolution is meant for increase in fish production. Increasing food production without compromising with environmental quality is called as sustainable agriculture. और D है none of these। तो किसकी बात कर रहे हैं? पहले 2 ऑप्शन में तो रेवोल्यूशन की बात है। अब ये कौन से रेवोल्यूशन है, तो थोड़ा याद करिए, हमने देखा था हमारे देश को सेल्फ सफिशिएंट यानी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ रेवोल्यूशंस आए थे, कुछ रेवोल्यूशन आए थे उस टाइम में 1960s 1980s, इस टाइम में रेवोल्यूशन आए थे। क्यों आए थे? ताकि देखो आज़ाद तो हो गया था देश, बस ये चाहते थे इतना बड़ा देश है, इतने रिसोर्सेज हैं, इन्हें यूज़ किया जाए और बाहर से हमें कुछ नहीं लेना पड़े। उसके लिए रेवोल्यूशंस निकले थे अलग अलग टाइप के। उन्हीं अलग अलग टाइप में थे ये 2 जिनके नाम दिए हैं, सिर्फ उन्हें देखते हैं, वाइट और ब्लू रेवोल्यूशन। एज द नेम सजेस्ट, वाइट यानी किससे हम रिलेट कर रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से। मतलब इन रेवोल्यूशन में मेन जो मोटिव था दैट वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। जो मिल्क आ रहा था हमें लग रहा था कि इतनी क्वांटिटी में है, उससे भयंकर बढ़ा दो, इतनी क्वांटिटी कर दो कि जो पॉपुलेशन है, राइजिंग पॉपुलेशन है, उसके नीड्स को हम मीट कर सकें। सो विच मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। वाइट रेवोल्यूशन इज मेंट फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। डोंट कंफ्यूज वाइट रेवोल्यूशन विथ एग। अब बोलोगे अंडे का कलर भी वाइट है, नहीं, उसके लिए वाइट नहीं होता है, अलग टाइप का रेवोल्यूशन है जो हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। वाइट रेवोल्यूशन इज मेंट फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। एक चीज़ मुझे और याद आ रही है वाइट रेवोल्यूशन से, जिसका नाम दिया गया था वाइट रेवोल्यूशन में, मतलब इतना मिल्क का प्रोडक्शन करना चाहते थे और किया भी था, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड। फ्लड क्या होती है? बाढ़ आ जाना। मतलब चाह रहे थे इतने क्वांटिटी में बढ़े कि फ्लड आ जाए, मिल्क की बाढ़ आ जाए, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। होमवर्क नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज माय होमवर्क? जल्दी से लेट्स सी हु डज द फास्टेस्ट। कमेंट में बताना है ना, ताकि मैं देख पाऊँ। कमेंट में बताना कि ऑपरेशन फ्लड था, ये थे कोई एक महारथी जिनका हमने नाम देखा है, उनका नाम क्या है बताओ, जिनकी वजह से ये जो वाइट रेवोल्यूशन है या ऑपरेशन फ्लड है ये हो पाया था, ये रेवोल्यूशन कंडक्ट किया गया था। तो जल्दी से उनका मुझे नेम लिख के बताइए, वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड को कंडक्ट करने वाले कौन थे, वो महारथी। ओके, नेक्स्ट कम टू बी। ब्लू रेवोल्यूशन इज मेंट फॉर इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन। वेरी करेक्ट। ब्लू से ब्लू याद रखो ना, ब्लू यानी मछलियाँ, मछलियों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये किया था। क्यों किया था? बिकॉज एक टाइम पे ऐसा हो रहा था कि ये जो फिशेस वगैरह है ना, ये भी काफ़ी लोग कंज्यूम करते हैं एंड इवन काफ़ी सारे यूजेस हैं फिशेस के, स्केल्स के यूज़ हैं, ऑयल भी निकलता है, तो काफ़ी सारे यूज़ फिशेस के हैं। तो जब समुद्र इतना सारा है, मछलियाँ हैं, तो उन्हें बचाएं, बाकी चीज़ों से, पोल्यूशन से वो मरे नहीं। तो वैसे ही फिश प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन किया गया। ठीक है, तो मतलब ये भी करेक्ट है, सही बात है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है लास्ट पॉइंट? इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इन्वायरमेंटल क्वालिटी इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पहली बात तो एग्रीकल्चर से क्या समझते हो? एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है हमारी कंट्री का, बहुत ही फेमस और बहुत ही यील्डिंग, मतलब सबसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जो बोलते हैं ना, सबसे हाई इंडस्ट्री हम जिसकी कहते हैं, हाईएस्ट, दैट इज़ एग्रीकल्चर। बहुत ही एक हाई परसेंटेज ऑफ हमारी कंट्री है दैट इज़ इंडल्ज इन टू दिस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ बेसिकली फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम कहते हैं, फूड रिसोर्सेज के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, दैट ऑल भी इंक्लूड इन एग्रीकल्चर। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या है? बचा के चलना, किसी चीज़ को सस्टेन करना। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाया गया कि आप फूड प्रोडक्शन वगैरह करो, सब करो, अच्छे से करो, बट पहली बात तो ऐसा कि कोई भी चीज़ को अति यानी एक्सेस में यूज़ मत करो। क्या बोला? एक्सेस में यूज़ मत करो, इतना यूज़ करो कि जो नॉर्मली नीड्स को मीट करे अभी, और जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए भी हम कुछ बचा के रखें, बिकॉज दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। जस्ट लाइक
पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं अपने बच्चों के लिए। घर बनवाएंगे, घर का नाम कर देंगे, कितनी चीज़ें रखते हैं, कुछ लोग FDs रखते हैं। क्यों करते हैं ये? ताकि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, हम हो ना हो, उनके लिए चीज़ें होनी चाहिए। तो सिर्फ अपने बच्चे क्यों देखें हम पूरी जगह देखो ना, जितने भी कमिंग जनरेशन्स हैं उनके लिए फूड प्रोडक्शन करो। पर अभी ऐसा नहीं है ग्रीड के कारण बड़ा मत दो उस चीज़ को, है ना। ऐसे करो सस्टेन भी हो, विच मीन्स कि जो है कोई चीज़ भी हो जाए, यानी प्रोडक्शन भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। समझे कि नहीं? इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इन्वायरमेंटल क्वालिटी। व्हेन आई एम सेइंग नुकसान, ये जो बोल रही हूँ मैं वर्ड, इसका मतलब है इन्वायरमेंट से। अरे इन्वायरमेंट को नुकसान मत हो, इन्वायरमेंटल क्वालिटी डिग्रेड नहीं करिए। एंड स्पेशली जो पॉल्यूशंस हो रहे हैं उनके थ्रू तो बिल्कुल ही नहीं। सो दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बहुत ही करेक्ट बात है। अब बोलोगे मैम तीनों करेक्ट हैं तो गलत क्या है? कोई भी गलत नहीं है, विच मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दीज इज रॉन्ग। Correct? Let's move on to question number 23. Which of the following is and are the examples of common irrigation system? Irrigation system, कितनी सारी चीज़ें देखी थी हमने। किसके लिए देखी थी? प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए। क्या क्या ज़रूरी है? तो याद आ रहा है, एक तो देखा था हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी क्या कि तरीके से न्यूट्रिएंट्स देना, मैक्रो माइक्रो ये सब पढ़े। एक और चीज़ आती है, पानी की ज़रूरत तो क्रॉप्स को हमेशा से ही रही है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो जो वाटरिंग का प्रोसेस है, अलग अलग तरीक़ों से जो हम करते हैं, दैट इज़ बेसिकली इरिगेशन। यानी प्लांट्स को, क्रॉप्स को वाटर करना, दैट इज़ इरिगेशन। पानी उन तक पहुंचाना। अब कैसे भी पहुंचाओ, उसमें ये अलग अलग तरीके हैं। कैसे हैं? टैंक सिस्टम, कैनाल सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही हैं। अब ये तीनों में थोड़ा सा बता देती हूँ। टैंक्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए बेस्ट वे इज़ कि आप अगर वीडियो देखोगे पिछली तो उसमें डायग्राम्स दिए हैं, बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन, तो हमने नहीं दिखाए। बट अगर डायग्राम से देखोगे ना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जो टैंक होते हैं, टंकियाँ, पता है ना, टंकी होती है, इतनी बड़ी बड़ी टैंक्स होते हैं। तो एक होता है टैंक सिस्टम, यानी क्या कि आप ये जो टैंक हैं इनमें वाटर बॉडीज से वाटर स्टोर कर लो, फिर इनके थ्रू जो है अलग वे से पाइपलाइंस के थ्रू जो है पानी मिल जाएगा, इरिगेशन होगा। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड वी कैन गो फॉर कैनाल सिस्टम। कैनाल्स क्या होते हैं? जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, यही रिवर्स, लेक्स, यहाँ से छोटे छोटे कैनल्स निकलेंगे। कैनल्स, ये गलियाँ निकलेंगी और मान लो ये छोटे छोटे कैनाल्स एक बड़े कैनाल में जाएं। अब ये जो कैनाल है, ये कैनाल 1 है, कैनाल 2 है, ये मिल के चले गए एक बड़े कैनाल में ऐसे चले गए। ठीक है, ऐसे मतलब चलते जा रहे हैं। तो क्या है, एक ये बड़ा कैनाल है, मान लो फील्ड 1 है ना, रामू काका है, उनकी फील्ड है, उस फील्ड में ये जाएगा पानी। दूसरे कोई दूसरे वाले काका है मान लो, उनकी फील्ड में। तो मतलब ये कैनाल्स हैं, इनके थ्रू ये अपने चैनल्स निकाल लेंगे और पानी जा सकता है पर्टिकुलर फील्ड में। एक ये सिस्टम हो गया। तीसरा है रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम भी एक टाइप का रिवर है, वाटर बॉडी, यहाँ भी यूज़ है, रिवर्स भी है। ये डैम्स वाला सिस्टम है, जहाँ डैम्स बिल्डअप कर देते हैं और उसके थ्रू जो है पानी आता है डिफरेंट फील्ड्स में। क्लियर है? तो यानी ये तीनों क्या है? तीनों ही हैं इरिगेशन सिस्टम के टाइप्स। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। यस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय डैश। क्या दिया है इस क्वेश्चन में? वीड्स की कहानी पूछी गई है। वीड्स क्रॉप प्लांट्स को अफेक्ट करते कैसे हैं भाई, ये बताना है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है, वीड्स का मेन काम क्या होता है भैया, ये कंपटीशन को बढ़ा देते हैं, है ना। वैसे ही दुनिया में कंपटीशन कम नहीं है, ये और आ गए कंपटीशन को बढ़ाने। अब कंपटीशन कैसे बढ़ाया? ये रेस लगाते हैं। कौन सी रेस? बोलो मैम, क्रॉप्स, प्लांट्स तो चलते नहीं हैं। कौन सी रेस? अरे रेस यानी क्या, जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स डाले हमने सॉइल में, हमने किसके लिए डाले थे? हमने डाली हमारे क्रॉप्स के लिए, वो जो हम ग्रो कर रहे थे कि भैया ये न्यूट्रिएंट्स लो एंड ज़रा अच्छे से ग्रो करो। आवर पर्पस वाज दैट कि ये क्रॉप्स ग्रो करे। बट अब आ गए कहानी में ट्विस्ट। कौन आ गए? वीड्स आ गए। वीड्स क्या हैं? दीज आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन। अपने आप ग्रो करते हैं, बिन बुलाए मेहमान है भैया, इनको बोला भी नहीं है किसी ने आने को, फिर भी आ गए। ये आ तो गए, चलो ठीक है, मेहमान घर में आए, ठीक है, अच्छी बात है। बट ये अच्छी बात करते ही नहीं है। क्या करते हैं? कंपटीशन बढ़ाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हमने डाले वो इन्होंने पहले ले लिए, वही न्यूट्रिएंट्स इन्हें भी चाहिए। तो जब तक हमारे बेचारे क्रॉप्स सीधे साधे हैं,
वो लेते, उससे पहले ये वीड्स ले लेते हैं। और छोटी मोटी नहीं, ये मेहमान बहुत ज़्यादा, पूरा खानदान आ जाता है इनका, पूरा खानदान आता है तो क्या, सबको खाना पीना चाहिए, सब न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं इनसे, जो भी रिसोर्सेज लो, पानी लो, हवा लो, सब ये पहले ले लेते हैं। अगर ये पहले लेंगे तो भाई हमारे क्रॉप्स का क्या होगा? आर मेन मोटिव वॉज टू ग्रो द क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन, वो तो नहीं हो पाएगा। सो लेट्स चेक कि ये जो मैंने कहानी बताई इसका सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए, किलिंग ऑफ प्लांट्स इन फील्ड बिफोर दे ग्रो, नो। डोमिनेटिंग ग्रोइंग प्लांट्स, नॉट एग्जैक्टली। competing for various resources of crop plants causing low availability to them, absolutely right। देखो, डोमिनेट करते हैं ऐसा नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन कर रहे हैं, क्लियर है। और कंपटीशन में ये थोड़ा आगे आ जाते हैं क्योंकि लास्ट ऑप्शन इज डी। तो अब ऑल ऑफ दीज करेक्ट नहीं है क्योंकि पहला इनकरेक्ट है, तो सबसे करेक्ट। अच्छा, अब ये कथा, ये एक और सुनो, कथा में एक और मैंने टिप देना चाहूँगी, मोस्ट करेक्ट वाली। मोस्ट करेक्ट क्या होता है मैम? एक तो होता है करेक्ट यानी सही, तो यानी 4 ऑप्शंस में से देयर विल बी 1 करेक्ट ऑप्शन। दूसरा होता है मोस्ट करेक्ट। समटाइम्स इन ओलंपियाड्स, स्पेशली इन, हो सकता है इन अचीवर्स लेवल या हायर लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी बिगनर्स में भी ट्विस्ट कर देते हैं क्या, कि देयर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक ऑप्शन से ज़्यादा दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो। क्या 2 ऑप्शन आपको लग सकते हैं यार ये गलत बात तो नहीं है, दिस इज़ करेक्ट, आई फील सो। तो पर अगर क्या है, आपको कहीं पे ये नहीं दिया है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वी हैव टू चूज़। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज़ कि मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यानी पूरी, जो नहीं कहते हैं पूरे गुण मिलते हैं, जिसमें 36 के 36 पूरे गुण मिलते हैं, मोस्ट करेक्ट वाले, उसको सिलेक्ट करना। सो ये केस हर बार का नहीं है, डोंट वरी, ऐसे डर मत जाओ मैम, हर बार मोस्ट करेक्ट सिलेक्ट नहीं, बहुत ही रेयर ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बात बताई थी इधर वो मीट करी, तो मतलब ये वाला ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय competing for various resources of crop plants causing low availability to them, यानी क्रॉप्स के लिए जिनके लिए जो चीज़ दी थी उन्हीं के लिए कमी पड़ गई। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन? नॉट बोला है तो नॉट को मार्क करें। अब बोल रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद आता है जब ना अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इससे मौका मिल जाता है एक और नया टॉपिक पढ़ने का, वापस से रिवाइज करने का। तो ज़रा 2 फैक्टर सुनिए। फैक्टर यानी क्या होता है? किसी भी चीज़ को अफेक्ट करने वाले होते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स कहते हैं हम उन्हें। तो फैक्टर्स यानी क्या? कॉजेस कह लो, फैक्टर्स कह लो। फैक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप्स उगते हैं प्लांट्स, उनको कोई ना कोई फैक्टर तो अफेक्ट करेंगे ही, चाहे वो हो सकता है जानवर हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या हो सकता है हवा, पानी, टेम्परेचर ये हो। तो जब मैं बात करूँ बायोटिक, बायो इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर लिविंग। बायो मतलब लिविंग, कह के मुझे ऐसा लग रहा है मैं जाप करने लगूँ है ना, बायो इज लिविंग, बिकॉज आई रिमेंबर हर वीडियो में मुझे ये बताना पड़ता है क्योंकि ये नाम ही आता है बायो। बायो इज लिविंग, लिविंग यानी जो भी अफेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए, बी इट बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और एनी काइंड ऑफ एनिमल्स, वो है बायोटिक फैक्टर। ठीक है, जो भी चेंजेस या कॉजेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो, दैट इज बायोटिक फैक्टर। ऑन द अदर हैंड एबायोटिक क्या होगा? एबायोटिक यानी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं हमारी, हवा, पानी, सॉल्ट वगैरह, ये सब क्या होंगे? ये होंगे एबायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स यानी क्या? देखो, ड्रॉट, सैलिनिटी, इंसेक्ट्स, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। इसमें से मुझे बताओ, मुझे बस इतना बताओ एबायोटिक क्या है? क्या ड्रॉट एबायोटिक फैक्टर है या नहीं? तो उसके लिए पहले ये जानो ड्रॉट क्या है। ड्रॉट यानी सूखा। सूखा मतलब क्या? पानी नहीं है, पानी की कमी है बिल्कुल, ड्रॉट हो गया। विच मीन्स अभी मैंने एक फैक्टर बताया, हवा, पानी, नमक, मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लो, नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, सर्दी गर्मी, विच मीन्स टेम्परेचर चेंजेस। क्लियर है? टेम्प लिखा है, टेम्परेचर चेंजेस। तो ड्रॉट क्या हो गया? पानी से रिलेटेड बात हो गई, एबायोटिक फैक्टर है। कहीं भी जानवरों की बात आई क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, मुझे तो कोई जानवर नहीं दिखा यहाँ पे, तो यानी ये एबायोटिक फैक्टर है। मैं कैसे टिक कर रही हूँ? मैं करेक्ट ऑप्शन टिक नहीं कर रही हूँ, अभी हम क्या टिक कर रहे हैं? जो एबायोटिक फैक्टर है। ड्रॉट है, सैलिनिटी, सैलिनिटी इज रिलेटेड टू सॉल्ट, यानी जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाए, सैलिनिटी हो जाए, सॉल्ट कंटेंट,
तो वो अफेक्ट करेगा क्या क्रॉप प्रोडक्शन को? अरे बिल्कुल करेगा, कैसे नहीं करेगा। अब नेक्स्ट आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या है? इंसेक्ट नाम सुनते ही समझ आ गया, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीते जागते हैं, चलते फिरते उड़ते भी हैं, तो ये बायोटिक फैक्टर होगा, विच मीन्स इट इज़ नॉट एन एबायोटिक फैक्टर। डी क्या है? कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। कोल्ड एंड फ्रॉस्ट क्या होता है? कोल्ड मतलब सर्दी, बोलो कोल्ड मतलब क्या मैम? ये तो हमें पता है। फ्रॉस्ट यानी क्या? यही सर्दी, बर्फ़ जम जाना क्रॉप्स पे। कभी कभार क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाता है तो क्रॉप्स में क्या जम जाती है? बर्फ़ जम जाती है। तो दिस इज़ कोल्ड एंड दिस इज़ फ्रॉस्ट। यानी ये क्या है? हाँ, ये एबायोटिक फैक्टर है। यहाँ पे कहीं भी हमने इंसेक्ट्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी की भी बात नहीं करी है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बोलोगे क्रॉस क्या है? क्रॉस मतलब पूछा ही यही है, विच वन इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। क्लियर है कि नहीं? देख लें क्या एक बार? देख लेते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है, हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है फाइनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन कैटल? क्या बताना है आपको? 4 साइंटिफिक नेम्स दिए हैं, बहुत ही स्मार्ट है, साइंटिफिक नेम दिए हैं और उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है, कौन सा पेयर है जो इंडियन कैटल है। ओके, कैटल यानी यही गाय भैंसे, काउस बफेलोज, इंडियन कैटल है। तो क्या है? ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको बताना है पेयर, क्योंकि पेयर में दिया है तो कोई ऐसा पेयर है जो इंडियन कैटल का है। वेरी सिंपल। थोड़ी देर आई थिंक पहले ही क्वेश्चंस में हमने देखा था, इंडियन कैटल, इंडियन काउ, इंडियन वाटर बफेलो भी होता है। तो बॉस इंडिकस, पहले तो इंडी नाम आ रहा है इंडिया का, तो समझ जाओ बॉस इंडिकस। एंड दूसरा इज बॉस ब्यूबैलिस, जो हमने देखा था। ब्यूबैलिस किसका नाम है? ये बफेलो है। दिस इज फर्स्ट वाली इज इंडियन काउ एंड दूसरी वाली इज इंडियन बफेलो, या फिर इसे वाटर बफेलो भी कहा जाता है, इंडियन वाटर बफेलो। अब क्या बताओ मुझे, 1 है और 3 है, ये दोनों करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। तो ज़रा मुझे देख के बताओ 1 एंड 3 ऑप्शन ए में मुझे लग रहा है। तो मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट यू हैव टू डू, डोंट डू द सिली थिंग इन क्वेश्चन ना, कि कभी कभार इतनी जल्दबाजी में हम सिर्फ ये देखते हैं, हमें देखा बॉस इंडिकस यहाँ टिक करके, अरे ये ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन यहाँ है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 27, पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज द फॉलोइंग। ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप यानी पैटर्न सेम है। अब कोई पेयर है जिसमें बताया गया है पोल्ट्री फार्मिंग क्यों की जाती है। तो कहानी किसकी? पोल्ट्री, जिसका नाम उसकी कहानी। पोल्ट्री फार्मिंग की, पोल्ट्री यानी क्या, जो फाउल्स की हम बात करते हैं। अब पोल्ट्री फार्मिंग में आई वांटेड टू टेल दिस थिंग, आई वांटेड टू रिवाइज दिस, तो मौका आ गया है, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पोल्ट्री फार्मिंग देखो 2 चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। एक चूज़ की जाती है लेयर्स के लिए, एक में होते हैं लेयर्स और एक में होते हैं ब्रॉयलर्स। नाउ यू विल फील कि ये कैसे नाम है मैम, इनका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, 1 सेकेंड की बात है, समझ जाओगे। लेयर, ले करने वाले, लेयर कौन होंगे? ले करने वाले। क्या ले करने वाले? क्या देने वाले? अरे अंडे देने वाले, एग लेइंग। एग लेइंग जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाउल्स होते हैं, दे आर नोन एज लेयर्स, अंडे देते हैं। विच मीन्स एक मकसद समझे, एक मोटिव। पोल्ट्री फार्मिंग में फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारा मोटिव क्या है? हमें अंडे चाहिए, वी वांट एग्स, एग का प्रोडक्शन चाहिए। एक ये चीज़ निकाली, और जो एग का प्रोडक्शन करेंगे दीज आर लेयर्स। नेक्स्ट वी कम टू ब्रॉयलर्स। एग की बात तो हो गई, ब्रॉयलर्स वो हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मीट के लिए, मीट जो मांस होता है मीट के लिए यूज़ करते हैं। फाइनली यानी हम आ गए किस पे? हम आ गए कंक्लूजन पे। किस में यूज़ हो रहा है? एग में, एग ले करने के लिए, एग प्रोडक्शन में, और मीट प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? पोल्ट्री। पोल्ट्री का बोलते हैं ना मोटिव क्या है? जैसे हम कैटल फार्मिंग कर रहे थे, मिल्क चाहिए हमें, काम निकालना है उनसे ट्रांसपोर्टेशन का, वैसे ही पोल्ट्री में वी वांट एग्स, अंडे चाहिए और मीट चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज अंडे की बात सुनो, अंडा जो है, एग है, धीरे धीरे काफ़ी हद तक लोगों का स्टेपल फूड बन चुका है। व्हाट इज़ अ स्टेपल फूड? स्टेपल फूड समथिंग जो लोग यूजुअली रेगुलरली कंज्यूम करने लगते हैं, दैट इज़ अ स्टेपल फूड। अब सबका अलग अलग है, जो जिस एरिया में रह रहा है हो सकता है उसका वो स्टेपल फूड हो। तो वैसे ही काफ़ी लोगों का जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनका स्टेपल फूड बनता जा रहा है एग। वाई? बिकॉज एनिमल प्रोटीन्स बहुत हाई हैं, प्राइस भी इतना हाई नहीं है, चीप है और न्यूट्रिएंट्स भरपूर हैं, कंप्लीट फूड टाइप है हमारा एग। और मीट सिमिलरली जो नॉन वेजिटेरियंस है मीट कंज्यूम करते हैं,
हाई एनिमल प्रोटीन है, इजीली अवेलेबल है, तो इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहा हमने। अब यहाँ पे ज़रा आइए, इधर आइए और पोल्ट्री फार्मिंग बताइए किस लिए होगी। तो एक तो हमें दिख रहा है एग प्रोडक्शन में, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, फेदर नहीं है प्रोडक्शन। चिकन मीट, यस, चिकन कौन है, ये जो ब्रॉयलर्स है ना, ये चिकन ही कहते हैं, चिकन है ये, फाउल्स। तो चिकन के मीट के लिए यस, मिल्क प्रोडक्शन नहीं, वो तो कैटल का काम है। तो ऑप्शन 1, ध्यान से, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इन ऑप्शंस में से कहाँ दिया है, ये रहा, ए में दिया है, ऑप्शन 1 एंड 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहाँ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। पोल्ट्री फाउल्स आर ससेप्टेबल टू द फॉलोइंग पैथोजेंस। क्या बोला है, पोल्ट्री की ही बात है, फाउल यही जो है हमारी मुर्गी मुर्गी, इनको बोला जा रहा है दे आर ससेप्टेबल टू द फॉलोइंग पैथोजेन। व्हाट इज ससेप्टेबल? ससेप्टेबल मतलब कि इनको ये डिजीज़ हो सकता है, किसी भी चीज़ से एक्सपोज नहीं होते हैं। कि मैंने बोला डिजीजेस सबको होते हैं, तो जानवरों को भी हो सकते हैं, तो फाउल्स को भी हो सकते हैं। तो ससेप्टेबल टू द फॉलोइंग पैथोजन, पैथोजन यानी पैथोजन वर्ड जहाँ भी आए तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब जो भी होते हैं ना, ये होते हैं पैथोजन। तो डिजीज, बीमारियां कॉज करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन। क्लियर है? तो अब पूछा जा रहा है कि पोल्ट्री फाउल्स, इनमें से कौन से पैथोजन हैं जो बीमारी कर सकते हैं फाउल में। पहला नाम दिया है वायरसेस का, तो वायरसेस हाँ बिल्कुल बीमारियां करते हैं, कितनी सारी बीमारियां करते हैं। फ्लू होता है वायरस से काफ़ी सारी और बीमारियां होती हैं, इजंट इट। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, बैक्टीरिया पे आते हैं। मैं मेनली मतलब कॉमन बीमारियों के नाम की बात कर रही हूँ। आप फ्लू ले लो, आप बाकी सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। नेक्स्ट बैक्टीरिया ले लो, कॉमन एग्जांपल टीबी ले लो, ट्यूबरक्लोसिस ले लो, कॉलेरा ले लो, डायरिया वगैरह ले लो। फिर किस में आओ, देन कम टू फंगाई। फंगस में अभी हमने पीछे देखा था एस्परजिलस, फंगस से हो रहा था एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस, ज़्यादा नहीं, एक एक नाम ही काफ़ी है। विच मीन्स, बोलो मैम हर में तो आपने बीमारी का नाम बता दिया, तो किसी ने भी नहीं छोड़ा फाउल्स को। ऑल दीज पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगस cause disease in poultry fowls, which means option D, very simple, is the correct answer. Clear? Yes, very clear। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया इज डैश। द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप, प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप का मतलब देखो, प्रिंसिपल मतलब मैम कौन सा स्कूल चल रहा है, कौन सा प्रिंसिपल है। अरे यहाँ प्रिंसिपल जो मैंने अभी पीछे एक वर्ड बता दिया ना, वही आ जाता है आगे। स्टेपल, तभी पीछे ही मैंने बता दिया। स्टेपल फूड यानी क्या, जो डेली ऑलमोस्ट कंज्यूम होता है, तो उसी में प्रिंसिपल सीरियल फूड पूछा जा रहा है। सीरियल, सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स क्या होते हैं बताओ। गेहूँ, चावल, ये सब सीरियल्स में आते हैं। वीट, राइस, ये सब सीरियल्स में आते हैं। पल्सेस क्या होते हैं, दालें होती हैं। इन चारों में से, वीट, राइस, मेज, सोरगम में से प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप क्या है इंडिया का। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट लोग रोज़ ही कंज्यूम करते हैं, दैट इज राइस, चावल। चावल इज द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया, याद रखिएगा अगर नहीं पता था। आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। मुर्रा, सूरती एंड महसाना आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डैश। अब नाम आए हैं ब्रीड्स के, किसकी है, काऊ है, बफेलो है, गोट है, शीप है। तो ये तीन बड़े ही कॉमन नाम। लोग जब मैं कोई भी कॉमन नाम आपको बताए हैं, कब बताए हैं, जब चैप्टर पढ़ा है, तो कॉमन नेम्स ही आते हैं काफ़ी ज़्यादा जो यूज्ड होते हैं, बिकॉज स्पीशीज़ ब्रीड्स बहुत सारी होती हैं। तो मुर्रा, सूरती एंड महसाना बहुत ही कॉमन थी। ये क्या है, ये होती है हमारी बफेलोज, भैंस होती है, भैंस, बफेलोज वो होती है क्या, मुर्रा, सूरती एंड महसाना। ये डिफरेंट ब्रीड्स हैं बफेलोज की, यस। और ये बिल्कुल हाँ इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, इंडिया की हैं। सो बफेलो इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे बिगनर्स लेवल के MCQ। तब तक क्या करेंगे, तब तक जाइए हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। सभी कोर्सेज K से लेकर 12 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ जाओ, लेफ्ट साइड में बाकी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोज़ दिखेंगे। बायोलॉजी की तैयारी करनी हो तो मेरा चेहरा दिखेगा यहाँ पे, आप जा सकते हो। फॉर क्लास 9th नेशनल साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए सभी वीडियोज़ बिल्कुल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और MCQ वाइज अरेंज्ड हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में होमवर्क बताना मुझे। बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।